तो चलो दोस्तों अंतिम पड़ाव पे चलते हैं, सैलरी के, है ना। फिर सैलरी चैप्टर अंतिम पड़ाव के बाद खत्म। ठीक है, धमाकेदार टेस्ट के लिए तैयार हो जाना, है ना। जिनके टेस्ट में नंबर नहीं है उनका ऑनलाइन एक्सेस भी कैंसिल हो जाएगा। छुट्टी मानने वाले बच्चे बहुत ध्यान से सुनेंगे इस बात को, ठीक है दीदी। तो इसलिए सैलरी का टेस्ट ढंग से देना है। सर आखिरी पड़ाव वो क्यों नहीं आ रही साथ में जो आती है? अच्छा अलग अलग रहते हो क्या? मुझे लगा दोनों हॉस्टल में रहते होंगे। टेस्ट बता देंगे, चिंता मत करो, लेकिन है ना बहुत, क्योंकि ये ऐसा तो है नहीं कि चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आएगा। क्वेश्चन तो आना ही आना है, 100% आना है। 50 नंबर का अगर पूरा हमारा पैटर्न है तो उसमें से कम 8 मार्क्स का तो ये फिक्स है, आना ही आना है। तो इसको मतलब ये नहीं छोड़ देंगे या एंड में पढ़ लेंगे, ABC कैटेगरी में, बिल्कुल कैटेगरी में डाल देंगे, है ना, राइट। और अगर साथ में टैक्स लायबिलिटी जोड़ दो, ब्रेकअप पार्टी, तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप में 10 मार्क्स का चैप्टर बन जाता है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल है, बिल्कुल आसान है, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ तुम्हें क्या पता होना चाहिए, फॉर्मूले पता होने चाहिए ना। फॉर्मूले बिल्कुल आसान है, प्रोसेस टाइप के फॉर्मूले होते हैं, RFA का, HRA का, याद आ रही है बात। ऐसे मेजर जो बड़े फॉर्मूले बस वही है, बाकी तो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं। अब अगर आज की बात करें तो प्रोविडेंट फंड, है ना, किसकी बात करेंगे भैया? प्रोविडेंट फंड की अगर बात करें, ठीक है, तो मुझे ये बताओ, क्या तुमने कोई स्कीम सुनी है ये वाली 21 दिन में पैसा डबल? कौन सी स्कीम है ये? कौन सी स्कीम है 21 दिन में पैसे डबल? ये तो अक्षय कुमार वाली स्कीम थी, है ना। इक्कीस दिन में पैसा डबल, क्या ये बताओ क्या 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है? गेट बंद कर लेना, गेट। अब देखो चाय पी लो भाई, बस पॉपकॉर्न बिल्कुल खो जाते हो, बिल्कुल अभी लेट जाओगे वहीं, है ना। तो भाई 21 दिन में पैसा डबल हो सकता है, 22-25 दिन में हो सकता है। ऐसी कोई स्कीम हो जो तुम्हारे पास फोन आते हो कि भाई इतने दिन में पैसा डबल कर देंगे, ठीक है, ऐसी स्कीम से सावधान। तो बताओ क्या ऐसा पैसा डबल हो सकता है, नहीं हो सकता? कौन? ऐसा तो डबल से भी ज्यादा कर देता है, बहुत होशियार। यहां बताओ हो सकता है, नहीं हो सकता? इसकी छोड़ो तुम, ठीक है। अब वैसे तो देखो कहते नहीं हो सकता, लेकिन देखो जो लोग कहते नहीं हो सकता वही पैसा डबल कराने के लिए क्या है, बताओ कैसे होगा पैसा डबल? 21 दिन में पैसा डबल होगा अक्षय कुमार की तरह। अब अक्षय कुमार पता क्या, अक्षय कुमार तो हो गया भैया हमारी ताई की तरह, जो स्कीम दे रही है 21 दिन में पैसा, 25 दिन में पैसा डबल। और ये कौन? ये है हम भाई, हमारे बाल खींचते रहते हैं ताई, है ना। तो अगर ताई तुमसे कहे कि 25 दिन में पैसा डबल, तो क्या विश्वास कर लोगे, नहीं कर लोगे? बोलो 25 दिन में पैसा डबल विश्वास कर लोगे, नहीं कर लोगे? भाई करना पड़ेगा। क्या ताई नहीं देगी पर ताई डबल करवा देगी, है ना भैया। लेकिन ताई डबल करा देगी। उसी स्कीम का नाम पता क्या है? प्रोविडेंट फंड। क्या नाम है बाबू? प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड ही वो स्कीम है जो ताई अक्षय कुमार बन के तुम्हें समझा रही है कि 25 दिन में क्या हो रहा है, 25 दिन में पैसा डबल हो रहा है। 25 दिन में पैसा क्या हो रहा है? डबल हो रहा है। अब होगा कैसे डबल, ये बताओ। प्रोविडेंट फंड में कैसे पैसा डबल होगा? तो ताई ने बोला प्रोविडेंट फंड में एक एक्ट बनाया गया है जो हमारे कोर्स में नहीं है ना, इंटर में भी नहीं पढ़ोगे तुम, फाइनल में भी नहीं पढ़ोगे, है ना। प्रोविडेंट फंड एक्ट क्या बनाया गया? तो जो प्रोविडेंट फंड एक्ट है जिसे हम बोलते हैं PF एक्ट 1925, ठीक है ना, राइट। इसी को तुम बोल सकते हो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। क्या बोल सकते हो बाबू? रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। ऐसे ही एक और प्रोविडेंट फंड है ना, जिसको आप बोल सकते हो, इसको रिकॉग्नाइज को अलग लिखते हैं, इसको बोल देंगे सर रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, और इसको बोल सकते हो स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड, यानी सरकारी फंड्स के एक तरीके से, राइट। और रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड वो होता है जिसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है इस तरह के फंड्स को हम क्या करते हैं? रिकॉग्नाइज करते हैं। द फंड विच आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इज रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड, एंड फंड्स विच आर रजिस्टर्ड एज अ प्रोविडेंट इन प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 से बोलते हैं स्टैच्यूटरी प्रोविडेंट फंड या
प्रोविडेंट फंड एज पर द प्रोविडेंट फंड एक्ट। ठीक है, अब हुआ ये कि भैया अब इसमें अगर पैसा डालोगे, ताई ने बोला इसमें अगर पैसा डालोगे तो 25 दिन में पैसा डबल। अब जो भी इंसान है बेचारा, जो तुम जॉब कर रहे हो या कहीं भी कोई भी घर में जॉब करेगा, वो कितने दिन जाता ऑफिस? बोलो 25 दिन तो जाएगा ही महीने में, 4 तो संडे बना लो ना, 4-5 तो संडे बना लो, तो 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। 25 दिन में पैसा डबल ही होगा। ताई ने बोला इसमें डालोगे तो 25 दिन में पैसा डबल होगा, इसमें भी डालोगे 25 दिन में पैसा डबल होगा, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में भी डालोगे तो 25 दिन में पैसा डबल तो होगा, लेकिन ताई उसमें कुछ बेनिफिट्स नहीं देगी क्योंकि वो अनरिकॉग्नाइज्ड है। अनरिकॉग्नाइज्ड मतलब एक ऐसा प्रोविडेंट फंड जो खुद को सरकारी काम पर, सरकारी एक्ट पर रजिस्टर्ड तो है पर इनकम टैक्स उसे रिकॉग्नाइज नहीं मानता। तो हमें ये पढ़ने की जरूरत नहीं है ऐसे कौन से फंड है इंडिया में जो इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है और इनकम टैक्स के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, ये हमारे कोर्स में नहीं है, ना हमें पढ़ने की जरूरत है। अब इन सभी में पैसा क्या होता है भैया? डबल होता है 25 दिन में। अब 25 दिन में डबल कैसा होगा? अब भैया फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा अपनी जेब से नहीं दे रही, अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही बाबू, अपनी जेब से पैसा नहीं दे रही, किसी और की जेब से डलवाएंगे। बताओ वो कौन है? एम्प्लॉयर की जेब से। यानी कि ताई ने प्रोविडेंट फंड एक्ट में ये लिख दिया कि जितना पैसा एम्प्लॉयर डालेगा, जितना पैसा एम्प्लॉय डालेगा उतना ही पैसा एम्प्लॉयर को डालना पड़ेगा, है ना? बोलो भाई, वो नचेड़ी बात समझ में आ रही है? जितना पैसा कौन डालेगा? एम्प्लॉय डालेगा, उतना ही पैसा कौन डालेगा? अब इसलिए सबसे पहला ट्रीटमेंट किसका होना चाहिए? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन। अगर मैं लिख रहा हूं यहां पे मेरा कंट्रीब्यूशन, तो मेरे कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या है? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन, है ना? तो भैया एक बात बताओ, एम्प्लॉय ने अपने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला तो क्या एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन को टैक्स कर दिया जाए? बोलो क्यों नहीं करा जाए? बताओ कैसे टैक्सेबल है पहले से? अरे नालायक है थोड़ी बोल भाई। बताओ मैं अपना पैसा, है ना, जो मेरी जेब में आया उसे मैंने किसी भी जगह पर लगा दिया तो वो टैक्सेबल क्यों होगा? क्योंकि वो तो मेरा खुद का पैसा ना, मैं उसे कैसे भी खर्च करूं, उसके ऊपर डायरेक्ट टैक्स नहीं लगा सकते ना आप। भाई मान लो मैंने तुम्हें पढ़ाया, तुमने मुझे फीस दी तो मैंने टैक्स दे दिया। अब उससे मैंने मान लो एसी खरीद लिया तो एसी पे तुम जीएसटी लगा रहे हो, इनडायरेक्ट टैक्स चलती है बात। लेकिन उसी खरीद पर या उसको मैंने कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया या उसकी मैंने एफडी करा दी, ठीक है, तो एफडी पर के जो ब्याज है उस पर तुम टैक्स ले सकते हो, लेकिन एफडी कराने पर थोड़ी टैक्स लोगे। क्यों? क्योंकि वो टैक्सेबल ही तो है पैसा। अब वो टैक्सेबल पैसा कहां से आएगा एम्प्लॉय के पास? सैलरी में से। कहां से आएगा? बेसिक में से। तो एक बार बताओ, मान लो भैया मेरे पास बेसिक सैलरी आई 5 लाख रुपए, ठीक है, उस 5 लाख रुपए से मैंने प्रोविडेंट फंड में पैसा डिपॉजिट कर दिया 1 लाख रुपए, तो मैंने वो पैसा कहां से डिपॉजिट किया? बोलो ना लायक, कहां से डिपॉजिट किया? 5 लाख में से वो 5 लाख क्या थी? बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी जब हम फॉर्मेट में डालते हैं, बेसिक डीए कमीशन बोनस, तो बेसिक में कितनी लिखोगे? 4 लाख या 5 लाख? 5 लाख लिखोगे ना, तो 5 लाख टैक्सेबल होगी नहीं होगी? तो जब मैं उस 5 लाख पर बेसिक सैलरी को 5 लाख दिखाकर उस पर टैक्स दे चुका हूं, समझ रहे बात को? तो उसी 5 लाख में से जब मैं पीएफ में पैसा डालूंगा तो उस पर दोबारा टैक्स क्यों दूं? तो ऑलरेडी टैक्सेबल अमाउंट है ना। तो भाई ये बात सही है गलत है बताओ? तो इसमें ताई को बुरा मानने वाली क्या बात है? मैंने कहा ताई मेरी जेब में पैसा आया, मैंने तुम्हें टैक्स दिया, उसके बाद जो पैसा बच गया टैक्स देने के बाद उसे मैंने कहां इन्वेस्ट कर दिया? प्रोविडेंट फंड में। तो टैक्स दोबारा क्यों दूं? इनकम टैक्स दोबारा क्यों लगेगा सेम अमाउंट पर? हाँ, उसके ऊपर ब्याज आ रहा है, उस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो इनकम जनरेट हो रही है उस पर टैक्स बनता है, लेकिन उस पर तो नहीं बनता ना। तो ताई को ये बात समझ में आ गई भैया हमारे देश में दंगे हो जाते हैं। ताई ने इसलिए क्या लिखा? एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा? नॉट टैक्सेबल होगा। बताओ क्यों? बोलो क्यों? बिकॉज ऑलरेडी टैक्स एज पर सैलरी इन बेसिक सैलरी। तो हम मानते हैं बेसिक में से इंसान क्या करता है? पैसा देता है ना? अब फिर फायदा क्या हुआ भैया? फिर फायदा क्या हुआ? मैंने कहा भाई मेरे पास पैसा आया, तुमने बोला प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दो, पैसा डबल हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने कहा मेरा पैसा डालूंगा, उतना ही पैसा कंपनी डालेगी, तो पैसा डबल हो गया। ताई ने एक और लालच है, तुमने अभी तक सुना है कि प्रोविडेंट फंड में पैसा डबल। ताई ने कहा बेटा प्रोविडेंट फंड में पैसा डबल नहीं, पैसा ट्रिपल कर दूंगी। कैसे कर दूंगी? ट्रिपल। कहीं मिलेगी ऐसी स्कीम? बताओ, है कि नहीं बात? पैसा डबल भी नहीं ट्रिपल। मैंने कहा ताई ट्रिपल? बिल्कुल ऐसे ऐसे करने लगा, बिल्कुल, है ना।
होश ही नहीं आ रहा था, ये कैसी कैसी बात कह रही हो, है ना। तुम खुद ही कहती हो आरबीआई जानकार बनिए, सुरक्षित रहिए, किसी भी स्कीम में पैसा ना लगाओ, कोई भी ऐसी कॉल आए, कोई भी ऐसा मैसेज आया तो भैया पैसे मत फंसा देना अपने, ऐसी कोई स्कीम नहीं होती। अब तुम खुद ही ऐसी स्कीम बता रही हो और डबल भी नहीं क्या कर रही हो, ट्रिपल। मैंने कहा ताई बताओ ट्रिपल कैसे होगा, बताओ पहले ढंग से बताओ प्रूफ करके। उन्होंने बोला ट्रिपल कैसे होगा, पहले तो तू पैसा डालेगा, उतने पैसे कौन डालेगा, यानी तूने अपने प्रोविडेंट फंड में 1 लाख रुपए डाले, कंपनी को कितने डालने पड़ेंगे 1 लाख, तो पैसा तेरा डबल हो गया, पैसा डबल हो गया नहीं हो गया। ट्रिपल देख कैसे होगा, जितना पैसा तू किस में डालेगा, प्रोविडेंट फंड में डालेगा, तेरा कंट्रीब्यूशन, उतना पैसा याद है तुम्हें, पांचों हेड, पांचों मिली तो बन गई मुट्ठी, मुट्ठी में से क्या लेस करते हैं, डिडक्शन ऑफ 80C2 80U, पुराने उसमें क्या लेस करते हैं, डिडक्शन ऑफ 80C2 करते नहीं करते हैं। तो जब पुराने उसमें डिडक्शन लेस करेंगे, पुराने स्लैब में, उसमें 80C में डिडक्शन दे देंगे तुझे, जितना पैसा तू प्रोविडेंट फंड में डालेगा, तो उतने पैसे पर इनकम घट जाएगी नहीं घट जाएगी, बोलो। तो इन सभी में सिर्फ इन दो को बेनिफिट दिया गया, किसको बाबू, इन दो को, क्योंकि जो अनरिकॉग्नाइज्ड है उसको मजा नहीं है। तो ताई ने बोला इन दोनों को 80C में क्या मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। किसके कंट्रीब्यूशन डिडक्शन, मेरा कंट्रीब्यूशन, और 80C की लिमिट डाली है ताई ने 1.5 लाख, विच एवर इज लेस, इससे डिडक्शन देना। अब ये थोड़ी तुम साल में प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल दो 10 लाख, तो ताई तुम्हारी इनकम 10 लाख घटा देगी, पागल थोड़ी, तुम्हारी तो इनकम 0 हो जाएगी। फिर ताई ने कहा भाई देखो 10 लाख तक का तुम मजा ले सकते हो, तो 1.5 लाख तक का तुम मजा ले सकते हो। तो पहला मजा बताओ, मैं पैसा डालूंगा किस लालच में, कि कंपनी उतना पैसा डालेगी। तो इसका मतलब दुनिया का हर एक एम्प्लॉय, इंडिया का हर एक एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में 100% पैसा कटवाता ही कटवाता है, क्योंकि उसे पता पैसा क्या होना है, डबल होना। तो भाई क्यों नहीं कटवा रहे, तो पैसा डबल हो रहा है, तो कोई ऐसी स्कीम नहीं है दुनिया में जो पैसा डबल कर दे, समझ रहे बात को, वो भी हर महीने पैसा डबल, हर महीने पीएफ में पैसा कटवाओ, हर महीने पैसा डबल। अगर तुमने पूरे साल में पीएफ में 5 लाख रुपए कटवा दिए, तो तुम्हारे पीएफ के 1 साल के बाद 10 लाख हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि उतना ही कौन डाल रहा है। अब देखो एम्प्लॉयर के साथ कितनी जाती है कि नहीं बात। ताई ने बोला भाई अब देखो जाती है तो है, कुछ नहीं कर सकते, पूरा तो और क्या एम्प्लॉयर थोड़ी ले लेगा, वो तो तुम्हारे लिए है, फिर पूरा तुम्हारा है। ये एक्ट लॉ, हाँ नुकसान है, क्या करें, कुछ चीजें नुकसान के लिए माननी पड़ेंगी, ठीक है। बस ताई ने बोल दिया जितना भी पैसा एम्प्लॉयर किस में डाल रहा है उसके पीएनएल में डेबिट कर देंगे, खर्चा मान ले तू, तो तू खर्चा मानेगा तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट कम होगा, नेट प्रॉफिट कम होगा तो तेरा क्या बच जाएगा, बस तेरा 30% का टैक्स बच जाएगा बस, हाँ ज्यादा कहाँ बचेगा, 30% ही तो बचेगा, हाँ और पीएफ भी देना, ठीक है ना। हाँ तो टैक्स तो बचता है 30% और आप दे रहे हो 100%। भाई मान लो पीएनएल में कंपनी डाल रही है एक एम्प्लॉय के पूरे साल के 5 लाख रुपए, तो 5 लाख पीएनएल में डेबिट कर दिए, आपका नेट प्रॉफिट कितने से घट गया, 5 लाख से, तो आपने 5 लाख का 30% टैक्स बचा लिया, बाकी तो खर्चा ही है। हाँ 3.5 तो अब वही ताई कह रही है, अच्छा लगे बुरा लगे मानना तो पड़ेगा, साथ में पीएफ में अलग से भी कट रहा है ना पैसा। भाई मान लो मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, हाँ दीदी हाँ, और क्या, भाई मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, मान लो मेरी सैलरी 10 लाख, तो सैलरी तो मैं लूंगा और अपने 10 लाख में से जितना पीएफ में कटाऊंगा उतना भी तो तुम्हें डालना अलग से है मजा, तभी तो पैसा डबल है, वरना डबल क्यों होगा। तो एम्प्लॉयर का एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है, मैंने 10 लाख की सैलरी में से 2 लाख रुपए पीएफ में डाल दिए, तो मेरी कंपनी को भी कितने डालने पड़ेंगे, एम्प्लॉयर को भी 2 लाख अलग से डालने पड़ेंगे, तो मेरे ऊपर कंपनी खर्चा 12 लाख हो गया, 10 लाख मेरी सैलरी और 2 लाख पीएफ में पैसा जो डाला जा रहा है, बस वो 2 लाख रुपए मुझे अभी नहीं मिल रहे, कब मिलेंगे, रिटायरमेंट में मिलेंगे, जब भी रिटायर हो। अब पढ़ेंगे वही, वैसे देखो अब मन में आता लालच कि भैया क्या करें, फ्लाइट के टिकट के पैसे तो निकल जाए कैसे करके, है कि नहीं बात। तो ऐसे सभी मन में, जो सबके मन में लालच आएगा नहीं आएगा, सबके मन में आएगा। हर एक एम्प्लॉय सोचो, अब तुम्हारे जैसा खतरनाक एम्प्लॉय ये बोल रहा है कि मेरी सैलरी 10 लाख है, मैं 10 के 10 पीएफ में डालना, सड़क पे रह लूंगा,
बुढ़ापा लग्जरी होना चाहिए, जवानी चाहे सड़क पे गुजर जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बुढ़ापा क्या होना चाहिए, लग्जरी होना चाहिए। सोचोगे नहीं सोचोगे, है ना, कि भाई मान लो तुम किसी कंपनी में 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए तुम्हारी सैलरी है, तुम क्या सोच रहे हो, भाई मेरी 50 लाख रुपए तनख्वाह है ना, अब 50 लाख रुपए अगर मैं पीएफ में डलवा दूं तो एक ही साल में कितने हो जाएंगे, 50 लाख का पैकेज 1 करोड़ का नहीं हो जाएगा, तो मैं अपनी कंपनी से कह रहा हूं 50 के 50 पीएफ में कटवा दो, तो कंपनी तो लूट गई, फिर कंपनी तो एक महीने बंद करा दोगे, क्योंकि 50 लाख रुपए कंपनी अगर तुम्हारे पीएफ में डालेगी तो फिर वो प्रॉफिट कहां से कमाएंगे, ठीक है। तो जो इसलिए ताई ने बोला भाई एम्प्लॉयर की भी जान बचानी है, क्योंकि एम्प्लॉय बहुत खतरनाक है, वो क्या सोच रहे हैं, सारा पैसा किस में कटवा दूं, कंपनी में, है ना, बाकी जीवन काट ही लेंगे, छोटा मोटा थोड़ा बहुत जीवन तो काट ही लेंगे। इसलिए ताई ने अगला पॉइंट बनाया कंपनी का कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन बाबू, कंपनी जितना कंट्रीब्यूट करेगी, है ना, अगर स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड है यानी सरकारी प्रोविडेंट फंड है तो 100% एग्जेम्प्ट। कायदे में तो पर्क नहीं होना चाहिए, है होना चाहिए, होना चाहिए भाई। पर्क की डेफिनेशन क्या पढ़ाई तुम्हें, मेरा पर्सनल फायदा जो मेरी कंपनी पे कर रही है। तो ताई ने बोला सरकारी नौकरी के ही मजे हैं इंडिया में, सरकारी नौकरी क्या मजे हैं, अगर स्टैच्यूरी प्रोविडेंट फंड है जो मेनली सरकारी लोगों के लिए खुला होता है तो उसके लिए क्या होगा, 100% एग्जेम्प्ट। अब जो रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड है, ताई ने बोला कितना माफ करूंगी, ताई ने बोला माफ करूंगी 12% ऑफ सैलरी, क्या कर दूंगी, एग्जेम्प्ट कर दूंगी। अब 12% देने का मतलब यह है कि अगर कंपनी चाहे, अब उसमें सुनना क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिकली अगर कंपनी चाहे तो एम्प्लॉय के लिए सिर्फ 12% ऑफ उसकी सैलरी ही पीएल में, वो क्या कहते हैं, प्रोविडेंट फंड में डालेगी, इससे ज्यादा ना डाले। अब तुम कह रहे हो मैं तो अपनी सैलरी का 100% पीएफ में कटवाऊंगा, कंपनी कितना देगी, 12, बस इसलिए ताई ने 12% की, ठीक है, नहीं वो 12% देगी ना कंपनी, क्यों, कितनी भी सैलरी हो उसकी, हाँ, कंपनी से उतना ही डालेगी। अगर तुम मान रहे हो सैलरी कितनी है उसकी 5 लाख, तो कितना डालेगा वो 5 के 5 डाल दे, कंपनी कितना डालेगी, 60। तो कंपनी को लूट थोड़ी लोगे भाई कि मैं 5 डाल रहा हूं तू भी 5 डाल। फिर ताई ने लॉ में ये लिख दिया 12 से ऊपर जितनी मर्जी हो कंपनी की मर्जी है, हम 12 से ऊपर कंपनी को क्या नहीं करते, हाँ फोर्स से बाध्य नहीं करते, कंपेल नहीं करते, तो डाल सकती है। अच्छा, मैंने एग्जाम में क्वेश्चन 12% से ज्यादा कहा था, तभी तो टैक्सेबल होगा, ठीक है, राइट। एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा कि भैया एम्प्लॉय ने डाला 15% और कंपनी ने भी डाला 15%, तो बताओ टैक्सेबिलिटी निकालो। तो 12% माफ है और 3% क्या हो जाएगा, टैक्सेबल, सिंपल, ठीक है। अगली बात, अगर एम्प्लॉय डाल रहा है 10%, कंपनी ही 10% डालेगी, हाँ ठीक है ना, एम्प्लॉय, लेकिन उसको पैसा डालना पड़ेगा। तो पैसा अगर डबल करना हो तो 12% तक डबल है तुम्हारा, कितना डबल है। अब तुमने अगला सवाल तो पूछा नहीं निकम्मो, सैलरी के मसाले सेम, कौन से, एचआरए वाले, आरएफए वाले नहीं, एचआरए वाले। तो बताओ एचआरए में सैलरी के मसाले क्या थे, बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज, हाँ हाँ, एग्जाम में 100 करो 0 करो उससे नंबर पूरे मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए, जहां पे तुम एग्जामिशन ले रहे हो वहां पे 100% करो और जहां पे टैक्सेबिलिटी आ रही हो वहां पे 0% करो। ये तो प्रैक्टिकल, तो ये तो फायदा है ना भाई। यहाँ कह रहे हैं 12% ऑफ सैलरी माफ होगी, तो जितना ज्यादा माफ करोगे उतना फायदा है। तो अगर डीए की परसेंटेज साइलेंट है तो किस क्या माननी बेटर है, 0 या 100? लेकिन एग्जाम में अगर 0 मान के सॉल्व कर दोगे तो गलत नहीं होगा, अजम्पशन नीचे लिख देना, ठीक है। 12% ऑफ सैलरी क्या होगा, नहीं अगर हमने नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ठीक है। नॉट टैक्सेबल, अनरिकॉग्नाइज्ड में डालोगे तो अभी भी क्या है, नॉट टैक्सेबल, हाँ 100% एग्जेम्प्ट। सरकारी फंड होता है ना स्टैच्यूरी, आरपीएफ सरकारी नहीं होता, आरपीएफ होता है थोड़ा सा रिकॉग्नाइज, लेकिन उसे इनकम टैक्स ने रिकॉग्नाइज कर रखा होता है ना भाई। जैसे सीबीएसई स्कूल है, सीबीएसई स्कूल गवर्नमेंट तो नहीं है, है ना, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा क्या है,
रिकॉग्नाइज्ड है, उन्होंने एक बॉडी बना रखी है सीबीएसई आईसीएसई, ठीक है। और जो गवर्नमेंट स्कूल होते हैं वो गवर्नमेंट होती है। तो भाई ये तो मेरे को समझ में आ गई बात दोनों के कंट्रीब्यूशन की, ठीक है दीदी, इधर ध्यान दो, क्या समझ में आ गई बात दोनों के कंट्रीब्यूशन की। अब अभी तक तो तुम्हें क्या मजा आया कि सर क्या होगा, बोलो। अभी तो तुम्हें ये मजा आया कि पैसा डबल हो गया, पैसा फिर क्या होगा, डिडक्शन लेकर ट्रिपल हो गया। पर भैया ताई ने बोला डिडक्शन का अगर मजा लेना है यहां पे तो कहां जाना पड़ेगा, पुरानी स्कीम में जाना पड़ेगा। हाँ 1.5 लाख तक, तो पुरानी स्कीम में जाना पड़ेगा फिर, है कि नहीं बात, राइट। फिर ताई ने बोला भैया देखो पैसा डबल, पैसा ट्रिपल और पैसा 4 गुना, चौपल पैसा कर देंगे 4 गुना। हमने कहा था 4 गुना पैसा क्या कर रहे हो, लोग बाग आत्महत्या कर लेंगे, बहकाओ मत लोगों को, है कि नहीं बात। ताई ने बोला देख 4 गुना कैसे हो जाएगा, फिर इन मेरे कंट्रीब्यूशन पर और कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर जो तुमने प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला उसके ऊपर क्या मिलेगा बाबू, भाई इंटरेस्ट भी तो कमाओगे या इंटरेस्ट नहीं कमाओगे, इंटरेस्ट भी तो कमाओगे। अब जो इंटरेस्ट जनरेट होगा वो किसका होगा, एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय का, एम्प्लॉय वो इंटरेस्ट भी तो एम्प्लॉय खाएगा। अब 2 चीजों पे इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन अलग आएगा, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, मेरे कंट्रीब्यूशन पे अलग ब्याज और एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन पर अलग ब्याज। ताई ने बोला पहले एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे देख लेते हैं, नहीं प्रोविडेंट फंड पीएफ वाले देंगे ना, जिनके पास पैसा जमा कर रहे हो, बैंक की तो होता है वो भी तो कहीं यूज करेंगे तो ब्याज हमें दे देंगे। तो इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, पहले ताई कह रही है इन दोनों का हिसाब किताब कर लेते हैं, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पर कितना ब्याज माफ होगा। ताई ने बोला अगर भैया तुम सरकारी एम्प्लॉय हो और तुम्हारा पैसा कहां कट रहा है, एसपीएफ में कट रहा है, तो सरकारी नौकरी के हमारे देश में यही मजे हैं, पूरा का पूरा ब्याज जो मिलेगा वो भी माफ होगा। और अगर आरपीएफ में है तो इंटरेस्ट टैक्सेबल होगा जितना अमाउंट इंटरेस्ट का ज्यादा है 9.5% से, यानी क्वेश्चन में दिया गया होगा कि आरपीएफ में इंटरेस्ट का रेट है 10%, उसके आगे अमाउंट भी दिया गया होगा कि 10% है, मान लो 10,000 के बराबर, कितने के बराबर, तो बताओ कितने रुपए टैक्सेबल हो गए। अगर 10% ब्याज 10,000 के बराबर है तो 9.5 माफ कर दो, बचा कितना, तो 0.5% कितना हुआ, 500 रुपए क्या हो जाएंगे टैक्सेबल ब्याज। अभी भी तो 9,500 पे अभी भी ताई माफ कर रही है तुम्हारा ब्याज, है ना। और मैं इधर बात देखो, प्रैक्टिकली देखो, बताओ आरपीएफ में कितना ब्याज आता है, तुम्हें क्या लगता है आरपीएफ में कितना ब्याज आएगा, प्रैक्टिकली चेक कर लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ देखना कितना लिखा है, व्हाट इज द टैक्सेबल इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, देखो कितना लिखा भैया, इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ रेट डालते हैं तो शायद आ जाएगा। लो भाई कितना लिखा है नालायको, सरकार दे कितना रही है तुम्हें। अब अगर मैं आरपीएफ में पैसा डालता हूं तो मुझे ब्याज कितना मिलेगा, बताओ ब्याज कितना मिलेगा, 8.5, बोलो एग्जेम्प्ट कितना है, तो प्रैक्टिकली तो पूरा ब्याज क्या है आरपीएफ का एग्जेम्प्टिव, क्योंकि हमारी भारतीय सरकार ब्याज ही कितना दे रही है 8.5, तो कम ब्याज दे रही है, एग्जेम्प्ट कितना है 9.5। तो प्रैक्टिकली जब भी कोई बंदा आरपीएफ में पैसे कटवाता है और आरपीएफ में पैसे कटवा के जब उसे ब्याज 8.5 मिलता है तो प्रैक्टिकली क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। क्यों, बिकॉज एज पर इनकम टैक्स लॉस 9.5% इज एग्जेम्प्ट बट आई एम रिसीविंग 8.5, देयरफॉर ऑटोमेटिकली एग्जेम्प्ट, तो प्रैक्टिकली एग्जेम्प्ट है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में 8.5 नहीं है, गुस्सा मत करना, हमें पता है 8.5 बताया था सर ने, हमने देखा था यहाँ पर एग्जाम में तुम क्वेश्चन गलत बना रहे हो, तो क्वेश्चन तो कैलकुलेशन कराने के लिए कितना देगा, 10 देगा, 11 देगा, 12 देगा, ताकि वो तुम्हें जान पाए कि तुम्हें ये बात पता है कि नहीं पता। 9.5 माफ है, कितना माफ है, और 9.5 से ऊपर टैक्सेबल, प्रैक्टिकली 8.5 चल रहा है, ठीक है। तो भाई यहां तो हम प्रैक्टिकली देख लेंगे तो पता लग गई बात कि भाई एग्जेम्प्ट होता है। अब सर इतनी बात समझ आ गई, इसका भी नॉट टैक्सेबल है, अनरिकॉग्नाइज्ड में नॉट टैक्सेबल। अब सर अगली अगर बात करें तो अगला मुद्दा आता है सर
इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, यही समझने का, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन। अब भैया सरकारी नौकरी का बाबू यही मजा है, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन भी क्या होगा सर, एग्जेम्प्ट होगा, ठीक है। लेकिन अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में पैसा डाला है, आरपीएफ में पैसा नहीं डाला, तो वो आरपीएफ में पैसा डालेगा, एसपीएफ में नहीं डालता वो, ठीक है। एम्प्लॉय वाला बता रहा हूं मैं, एम्प्लॉयर का तो हो गया बाबू, एम्प्लॉयर का था ये, है ना। अब किसका बता रहा हूं, माई कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब एम्प्लॉय का कॉन्ट्रीब्यूशन, माई मतलब मैं अपने आप को एम्प्लॉय मान रहा हूं, है ना। अब सुनेंगे ध्यान से, ठीक है। पहले तो तीनों बात समझ में आ गई। पहली बात, मेरा कंट्रीब्यूशन, ठीक है, कंपनी का कंट्रीब्यूशन, कंपनी के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज और मेरे कंट्रीब्यूशन पे ब्याज, तो चार ही बातें हो सकती है। मैं कितना डाल रहा हूं, मेरी कंपनी कितना डाल रही है, जितना कंपनी डाल रही है उस पर कितना ब्याज आ रहा है, और मैं जितना डाल रहा हूं उस पर कितना ब्याज आ रहा है कि नहीं बात, राइट। तो यही चार बातें होंगी, मेरा कंट्रीब्यूशन, मेरे कंट्रीब्यूशन पे ब्याज, कंपनी कंट्रीब्यूशन, कंपनी के कंट्रीब्यूशन पर ब्याज। तो अगर मैं देखूं मैंने कंट्रीब्यूट किया, वो बेसिक सैलरी में से कंट्रीब्यूट किया, एग्जेम्प्ट हो गया, मेरे कंट्रीब्यूशन में ब्याज कितना आएगा, ठीक है। तो ताई ने देखा कि आजकल लोग जो पैसा कमा रहे हैं वो आराम से पैसा कमा लेते हैं, ज्यादा पैसा भी कमा लेते हैं, 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख। लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सही पढ़े लिखे हुए तुम्हारी तरह, तो इतना पैसा क्या कर लेंगे, कमा लेंगे। अब ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोगों ने टैक्स प्लानिंग करनी शुरू करी रिसेंटली 2-3-4 सालों में। उन्होंने देखा कि भाई इंटरेस्ट जो है 9.5 तक माफ होता है। कितना माफ होता है, 9.5 तक। प्रैक्टिकली कितना मिल रहा है, 8.5। तो बताओ भाई, मेरा कंट्रीब्यूशन हो तो भी 8.5 मिलेगा, कंपनी का हो तो भी 8.5 मिलेगा। अब कंपनी का तो तुमने एग्जेम्प्ट करा लिया, कंपनी का तो एग्जेम्प्ट हो गया ना। अब जो मेरा कंट्रीब्यूशन है, मेरा कंट्रीब्यूशन, तुम ये सोचो कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन अगर मैं ज्यादा कर दूं, करोड़ों रुपए कर दूं, भाई मेरा मान लो मेरा पैकेज है 10 करोड़ का, और मेरी बेसिक डीए कमीशन आ रहा है 1, तीनों मिलाकर, है ना, 5-6 करोड़, और उसमें से मैं 1 करोड़ क्या कर रहा हूं, प्रोविडेंट फंड में पैसे डाल रहा हूं। अब 1 करोड़ का तुम खुद निकालो, 8.5% कितना हुआ, 8.5 लाख। अब ताई कह रही है भाई एक बात सुन, कंपनी ने तेरे लिए कितने डाले, 1 करोड़, तूने कितने डाले, 1 करोड़, कंपनी का ब्याज कितना बना, 8.5 लाख। अब जो 8.5 लाख का जो कंपनी का ब्याज बना वो तूने क्या करा लिया, एग्जेम्प्ट करा लिया। अब तूने खुद कितने डाले, 1 करोड़ का, 1 करोड़ का 8.5% तेरे को ब्याज मिलेगा प्रैक्टिकली। कितना आ गया तेरा, 8.5 लाख। अब तू क्या बोलेगा, ताई 9.5 तक माफ होता है और 8.5 लाख क्या हो रहा है, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तो भाई तूने 8 और 8 16 यानी 17 लाख रुपए पे तुमने क्या बचा लिया, टैक्स बचा लिया, और कमाई तुम कर रहे हो 17 लाख। तो एक तो एम्प्लॉय को 17 लाख का टैक्स बच गया। उधर कंपनी वाले क्या कह रहे हैं कि हम जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो तो हमारा खर्चा है, तो उतना क्या कराओ, 1 करोड़ रुपए पीएनएल में डेबिट कराओ। अब 1 करोड़ रुपए वहां वो पीएनएल में डेबिट कर रहे हैं, तो उनका नेट प्रॉफिट कितने से घट रहा है, 1 करोड़ का, और 1 करोड़ का 30%, 30 लाख रुपए कंपनी बचा रही है पीएनएल में डेबिट करके। तो ताई कह रही है 30 लाख रुपए तो पीएनएल में डेबिट करके कंपनी बचा लेती है। यहां पर तू क्या करता है, तुझे जो पूरे के पूरे 17 लाख की कमाई हो रही है, तो 17 लाख पे क्या कर रहा है, कुछ भी टैक्स नहीं दे रहा। तो यार ये तो गलत बात। बोलो भाई, शाहिद कपूर आ गया, गंदी बात, गंदी गंदी। अब ताई ने बोला कि अमीरों को फंसाना है, गरीबों को बचाना है, अमीरों को फंसाना है, ठीक है। तो ताई ने क्या किया, ये 2 साल पहले की अमेंडमेंट है, 2022 में आई थी अमेंडमेंट। तो ताई ने बोला मैं इंटरेस्ट ऑन माई कॉन्ट्रीब्यूशन पे 9.5% माफ नहीं लिखूंगी, कि सीधा लिख दिया, चिपका दिया कि इंटरेस्ट ऑन कंपनी कॉन्ट्रीब्यूशन 9.5 माफ, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन 9.5 माफ। क्योंकि अब प्रैक्टिकली बिल कितना रहा है, 8.5, वो तो माफ हो जाएगा। और 8.5 का अमाउंट तो देखो तुम, 8.5 का अमाउंट कितना बना रहे हो, 8.5 लाख रुपए। तो इतना ज्यादा अमाउंट में माफ नहीं करूंगी। तो हमने बोला ताई क्या करोगी, ताई ने बोला कि भाई छोटा एम्प्लॉय बड़ा एम्प्लॉय, छोटा लाला और बड़े लाला दोनों में क्या करना पड़ेगा, भेद करना पड़ेगा। तो ताई ने लिमिट बनाई, छोटा कौन और बड़ा कौन।
तो ताई ने बोला मैं चेक करूंगी तुम्हारा कंट्रीब्यूशन। होश में सुनना मैं क्या बोल रहा हूं, क्या चेक करूंगी? कंट्रीब्यूशन, कि कौन कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है आरपीएफ में। ठीक है, तो ताई ने बोला अगर तुम्हारा कंट्रीब्यूशन, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन है मात्र 2.5 लाख रुपए तक। कितने रुपए तक? तो ताई ने बोला 2.5 लाख रुपए तक क्या काम करेंगे? सेम जो इंप्लॉयर के जैसा किया। दीदी सुनो, जानते सेम जो क्या किया इंप्लॉयर के जैसा, 9.5% तक तो माफ कर दूंगी, और अगर ब्याज कितना आ रहा है 9.5 से ज्यादा आ रहा है तो क्या होगा? टैक्सेबल। ये बिल्कुल वैसी के जैसे इंप्लॉयर की बात थी। सिंपल है बात। यानी कि अब देखो मेरा कंट्रीब्यूशन 2 लाख रुपए, कितना है? 2 लाख। बोलो होश में आ रही बात? तो बताओ मैं छोटा हूं, छोटा इंप्लॉय बड़ा इंप्लॉय? ताई की नजरों में छोटा इंप्लॉय। तो ताई ने बोला अगर तुम अपने कंट्रीब्यूशन में तू खुद 2 लाख रुपए डाल रहा है तो अब तू रेट चेक कर ले। अगर तेरा रेट कितना है 8.5 तो एग्जेम्प्ट, अगर रेट कितना है 10 तो 0.5% क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। तो ब्याज और रेट को क्या कर लेंगे? बिल्कुल इसकी तरह मैच कर लेंगे। जैसे ये है, ब्याज और रेट को ऐसे निकाल लेंगे। तो ब्याज का रेट भी क्वेश्चन में दिया गया होगा और ब्याज का अमाउंट भी क्वेश्चन में दिया गया होगा। निकल जाएगी बात। तो ये तो आसान है। किसकी, ये वाला पॉइंट किसकी तरह है? एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन की तरह। अब मैंने बोला ताई मेरा कंट्रीब्यूशन जो है प्रोविडेंट फंड में 2.5 नहीं है, मेरा कंट्रीब्यूशन प्रोविडेंट फंड में 6 लाख है, बताओ। तो ताई ने बोला 2.5 तक तो ऐसे ही चलेगा काम, अबव 2.5 लाख, अबव 2.5 लाख जितना भी होगा, इंटरेस्ट भाई तेरा कितना भी हो, फुल्ली टैक्सेबल। जो भी इंटरेस्ट होगा ना भाई वो फुल्ली टैक्सेबल होगा। बात समझ में आ रही है? अब इसको अपने क्वेश्चन में देखते हैं। मान लो मेरा कंट्रीब्यूशन है 6 लाख, ठीक है। होश में, अब बताना क्या करना है। इंटरेस्ट प्रैक्टिकली कितना चल रहा है? जितना हमने देखा इंटरेस्ट चल रहा है 8.5% का आरपीएफ में। ये क्वेश्चन आ जाए, मान लो क्वेश्चन में लिखा है एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 6 लाख रुपीज इन प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट रेट इज 8.5। अब कैसे सॉल्व करूंगा क्वेश्चन? बताओ। तो पहले क्या करूंगा, 2.5 तक तो अप टू 9.5 है, या है कि नहीं? अप टू 9.5। तो अगर मेरा इंटरेस्ट ही 9.5 है तो क्या कर दूंगा, 2.5 लाख तक के ऊपर जो भी ब्याज है वो क्या हो जाएगा? एग्जाम। बताओ 2.5 से ऊपर कितनी वैल्यू बची? 3.5 लाख। अब 3.5 लाख पर कितना ब्याज लगेगा? 8.5%। कितना आया? 29750। अब एग्जाम में बताओ गलती क्या होती है? बच्चा बस एक ही चीज पकड़ लेता है, क्या? 9.5 तक माफ करके आना है। तो वो क्या बोलेगा, भाई जब यहां पर रेट 8.5 है तो यहां पर रेट क्या है? 8.5, और 8.5 किससे कम है? 9.5 से। देखो फिर भी टैक्सेबल हो रहा है, फिर भी टैक्सेबल हो रहा है, नहीं हो रहा? तो बस एग्जाम में ये आता है। बच्चे को लगता है 9.5 माफ है, 9.5 माफ है, 100% माफ है 9.5 तक, लेकिन वो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन माफ है। एम्प्लॉय का भी 9.5 तक माफ है, एम्प्लॉय का भी 9.5 तक माफ है, लेकिन उसका कंट्रीब्यूशन 2.5 करना है। क्या चेक करना है मुझे यहां पर? कंट्रीब्यूशन। 2.5 से ऊपर 1% भी अगर ब्याज मिल रहा है ना, 1% भी, तो भी क्या है? टैक्सेबल है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में 2.5 से ऊपर 3.5 लाख का कंट्रीब्यूशन किया मैंने प्रोविडेंट फंड में। अब 3.5 लाख के कंट्रीब्यूशन पे ताई कितना रेट दे रही है मुझे? 8.5। तो 8.5 होते हुए भी क्या होगा? वो टैक्सेबल होगा। ताई ने बोला 2.5 लाख तक तुम छोटे हो, तुमसे मैं कुछ नहीं ले रही, माफ करो। कंपनी का तो माफ है ही, अपना भी माफ करो, लेकिन 2.5 से ऊपर तुम हो गए छोटे से मोटे, तुम्हारे पास पैसा बहुत है कि तुम इतने इतने लाख रुपए तो किसमें दे रहे हो? प्रोविडेंट फंड में कटवा रहे हो तुम इतना पैसा, 6 लाख रुपए भाई तू प्रोविडेंट फंड में कटवा रहा है ना? तो ताई ने बोला 2.5 से ऊपर तो 2.5 तक माफ है, 2.5 से ऊपर जो भी पैसा बन रहा है वो टैक्सेबल करते, क्या दिक्कत है? 25750 अपने आउटर कॉलम में लिख दे, मैं कुछ कह थोड़ी हूं, सिर्फ आउटर कॉलम में लिख दे बस। किस नाम से? परक्विजिट्स में लिख दे जाके, है ना? राइट। या फिर कहां लिख दे?
मतलब कहीं पे भी लिख दे, सैलरी हेड में कितने लिख देगा 29,750 क्या हो गया बाबू, टैक्सेबल हो गया। हाँ ढाई से ऊपर जो भी है, अगर टोटल अभी क्वेश्चन लिखवाया था ना, लिखो क्वेश्चन लिखो, 3.5 का, हाँ तो इसका इंटरेस्ट यूआरपीएफ का यहाँ पर टैक्सेबल नहीं कर रखा, ठीक है। यूआरपीएफ को बताएंगे कि भाई क्यों टैक्सेबल नहीं किया था जॉब के टाइम पे। ये सारा काम तुमने कब किया, ड्यूरिंग द जॉब। ये कब चल रहा है भैया सारा काम, सारा काम कब चल रहा है, ड्यूरिंग जॉब, ठीक है। अब एडजस्टमेंट लिखते हैं, लिखना है एडजस्टमेंट, हाँ अब एग्जाम में एडजस्टमेंट आएगी तो कैसे आएगी, तो लिखो मिस्टर एक्स, मिस्टर एक्स तो जानते हो तुम, इमरान हाशमी है भाई, है ना, हाँ जो क्या है भाई, एम्प्लॉय हैं, हिज एम्प्लॉय, ही एंड हिज एम्प्लॉयर, वो और उसका एम्प्लॉयर दोनों ही कंट्रीब्यूट करते हैं 10% ऑफ बेसिक। अगर क्वेश्चन में लिखा आ रहा है कि बोथ, हाँ मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉय, ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ, अगर क्वेश्चन में साफ लिखा है 10% ऑफ बेसिक कंट्रीब्यूट है तो दिल पे मत ले लेना, नहीं भाई नहीं हमने तो क्लास में पढ़ा था बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन का कंट्रीब्यूशन होता है, नहीं। अगर क्वेश्चन तुम्हें कितना कह रहा है, सिर्फ 10% ऑफ बेसिक, तो सिर्फ बेसिक का ही कंट्रीब्यूट कर रहे हो आप इन आरपीएफ। बेसिक इज ₹50 लाख, बेसिक कितनी है आपकी 50 लाख। चलो इंटरेस्ट का रेट सेम लेता हूं, इंटरेस्ट रेट इज 8.5% जो प्रैक्टिकली चल रहा है। कैलकुलेट टैक्सेबल इंटरेस्ट, निकालो भाई, हाँ इंटरेस्ट की तो एडजस्टमेंट आएगी भाई, कैसे निकलेगा भाई, पहले बताओ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, दो ही तो इंटरेस्ट होंगे, है ना। बोलो भाई, तो अगर तुम देखो ध्यान से तो मुझे इन दो पे ध्यान देना है, एक तो ये और एक ये इंटरेस्ट, एम्प्लॉयर के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज और मेरे कंट्रीब्यूशन पे ब्याज। अभी सिर्फ इंटरेस्ट बता दो, एम्प्लॉयर पे जो कंट्रीब्यूशन का ब्याज आएगा वो कितना माफ होता है, 9.5, तो चेक कर लेते हैं। अगर मैं कंट्रीब्यूट करता हूं कंपनी का कंट्रीब्यूशन तो कंपनी भी उतना ही पैसा डालती है जितना मैं डालता हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो कितना डालेंगे हम, 10% ऑफ बेसिक, तो 10% ऑफ 50 लाख कितना आ गया बाबू, है ना। नहीं इंटरेस्ट निकालना है ना, इंटरेस्ट कितना है, ये तो कंट्रीब्यूशन है सॉरी, है ना, 50 लाख कंट्रीब्यूट कर दिया, अब इंटरेस्ट कितना आएगा, ₹50 लाख का 10% ऑफ 50 लाख इज इक्वल टू 5 लाख, ये तो कंट्रीब्यूशन हो गया, और इसके ऊपर ब्याज
8.5% है, 8.5% ऑफ 5 लाख कितना आ गया? 42,500। ये टैक्सेबल हो गया, एग्जेम्प्ट होगा? क्यों? तो क्या लिखूंगा? एज इंटरेस्ट इज लेस देन 9.5%, देयरफॉर टोटल इंटरेस्ट ऑफ कंपनी कंट्रीब्यूशन इज एग्जेम्प्ट। तो ये मैंने कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, ये मैंने ब्याज निकाल दिया। ठीक है, बोलो भाई समझ में आ गई बात? ऐसे तो निकलेगा। अब आते हैं अपने कंट्रीब्यूशन में, तो ये सीखना है अपना कंट्रीब्यूशन। मेरा कंट्रीब्यूशन कितना है ये बताओ? मेरा कंट्रीब्यूशन भी है 10% ऑफ सैलरी, तो माई कंट्रीब्यूशन इज 5 लाख। अब इसमें से छोटा इंप्लॉय कितना और मोटा इंप्लॉय कितना? छोटा इंप्लॉय कितना? 2.5। पहले इसका ट्रीटमेंट करता हूं। 2.5 लाख के कंट्रीब्यूशन पर इनटू कितना परसेंट ब्याज? कितना आ गया? 21,250। क्या हो जाएगा? रीजन बीइंग रेट, दिस रेट इज लेस देन 9.5%, इसलिए वो एग्जेम्प्ट कर दिया। तो 21,250 मुझे कहीं नहीं लिखना, वर्किंग नोट में लिख के दिखा देना है कि 21,250 इज एग्जेम्प्ट बिकॉज इंटरेस्ट अप टू 9.5% इज एग्जेम्प्ट। अब मेरा कंट्रीब्यूशन बताओ 2.5 से कितना है ऊपर? बैलेंस बोलो। बैलेंस इत्तेफाक से 2.5 आ रहा है ना, एग्जाम में 2.5 की जगह 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, 2, 3, 4 ऐसे 1-2 लाख भी हो सकता है। अब बैलेंस जो 2.5 लाख बचा, इस पे क्या करूंगा मैं? अब इस पर 8.5 हो, चाहे 2% हो, चाहे 1% हो, पूरा टैक्सेबल है पूरा, ताई इसमें माफी नहीं देगी। तो बताओ 8.5% कितना है? इजिकल टू 21,250, और 21,250 क्या हो जाएंगे? टैक्सेबल हो जाएंगे, सीधा आउटर कॉलम में। बोलो भाई समझ में आ गई ना बात? बोलो भैया। ये एक एडजस्टमेंट तुम्हारी एग्जाम में ऐसे आ सकते है, तुम्हें इससे पता लगाना है कि कंपनी कंट्रीब्यूशन पर क्या होना है और मेरे कंट्रीब्यूशन पर क्या होना है। ठीक है, कोई मुश्किल थोड़ी, आसान सी बात है। समझ आ गई बात? तो ये था तुम्हारा प्रोविडेंट फंड। क्या था भैया? प्रोविडेंट फंड। देखो नोट्स में क्या लिखा है, नोट्स में लिखी बात। मिल तो जाएंगे दीदी आज, घबरा क्यों रही हो? गलती से नोट लिखा। देखो मेरा कंट्रीब्यूशन का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता क्योंकि बेसिक से देता हूं। 80C का मजा मिलेगा, 80C का मजा मिलेगा, यहां पर 80C का मजा नहीं मिलेगा। ठीक है, रीजन बीइंग क्योंकि ये अनरिकॉग्नाइज्ड है। कंपनी का कंट्रीब्यूशन सरकारी में फुल्ली एग्जेम्प्ट, 12.5 से ऊपर टैक्सेबल, यहां नॉट टैक्सेबल अनरिकॉग्नाइज्ड में। ब्याज, ब्याज में कौन सा है बाबू? इंटरेस्ट ऑन प्रोविडेंट फंड ऑफ कंपनीज कंट्रीब्यूशन। और फिर नीचे एक पॉइंट में क्या लिख देंगे? एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में क्या लिख देना? 2.5 कंट्रीब्यूशन तक 9.5 माफ, और अबव 2.5 लाख फुल्ली टैक्सेबल। तो इसके 2 एरो बुक में बना लेंगे, 1 और 2। ठीक है, यानी कि ये नोट कर लेना, अभी बताऊंगा, है ना। अभी स्टैच्यूटरी रिकॉग्नाइज और नहीं है ना, अभी पब्लिक बताऊंगा, बात की बात है, पब्लिक क्या है वो। इतनी समझ में आ गई? राइट। चाहे तो यहाँ सीधा सीधा यहीं से रिवाइज कर लेना ना, नोट्स में पढ़ने की जरूरत क्या, सीधा ये अपने जो रजिस्टर बना रहे हैं उनको रिवाइज कर लेना, बात खत्म। तो सर ये था तुम्हारा क्या? प्रोविडेंट फंड ड्यूरिंग द जॉब। ठीक है भाई। एग्जाम में क्या आएगा? आरपीएफ आएगा। क्या आएगा? आरपीएफ, क्योंकि एसपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है और यूआरपीएफ भी ड्यूरिंग द जॉब क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है। तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन बनेगा तो किसका बनेगा? आरपीएफ का बनेगा, वरना फिर फायदा क्या एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का जब एग्जेम्प्ट ही कराना तुम्हें। तो आरपीएफ पे क्वेश्चन बनेगा, खासकर किसका? एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जानबूझकर 2.5 लाख से ज्यादा दिखाया जाएगा ताकि तुम्हें पता रहे कि 2.5 तक और 2.5 से ऊपर मुझे क्या करना है। अब एक नई स्कीम चलाई इंडिया में सभी एम्प्लॉय के लिए, किस चक्कर में, किस धोखाधड़ी में, कि प्राइवेट एम्प्लॉय को पेंशन नहीं मिलती। क्या नहीं मिलती? पेंशन नहीं मिलती ना प्राइवेट एम्प्लॉय को। तो जो प्राइवेट सेक्टर का एम्प्लॉय है उसे पेंशन नहीं मिल रही। अब बेचारे को पेंशन नहीं मिल रही तो बुढ़ापे का सहारा पेंशन हमारा, तो बुढ़ापे का सहारा पेंशन कैसे हो?
तो ताई ने देखा एक स्कीम देंगे हम तुम्हें, एनपीएस। एनपीएस किस बात की स्कीम देंगे? और उस स्कीम का नाम रखा नेशनल पेंशन स्कीम। क्या नाम रखा बाबू? नेशनल पेंशन स्कीम। अब सुनेंगे ध्यान से। तुमने एक चीज देखी कि प्रोविडेंट फंड में मैं पैसा डालता हूं तो कौन पैसा डालता है? कंपनी भी डालती है, पैसा डबल हो गया। ऐसे ही एनपीएस भी क्या है? 25 दिन में पैसा डबल। और ऐसे होता सुपर एन्युएशन फंड, वो भी क्या है? 25 दिन में पैसा डबल। सुपर एन्युएशन का मतलब होता है एक ऐसा फंड जो एम्प्लॉय प्रैक्टिकली कम बनाते हैं, लेकिन एम्प्लॉय के लिए ओपन होता है कि अब कभी भी तुम जो नौकरी छोड़ोगे, कारण कोई भी हो, नौकरी छोड़ने का कारण तुम खुद हो, नौकरी छोड़ने का कारण चाहे तुम्हारी कंपनी तुम्हें नौकरी से निकाल दे, या कोई भी रीजन हो, तो इस फंड में पैसा डालोगे तो जब नौकरी छोड़ोगे तो उतना ही पैसा कौन देगा? कंपनी भी कंट्रीब्यूट करती है, तो पैसा डबल होता है। इसका मतलब इन तीनों में पैसा कौन डाल रहा है? बोलो, कौन डाल रहा है बाबू? एम्प्लॉयर। इन तीनों पैसे कौन डाल रहा है? अगर एम्प्लॉयर मेरे लिए पैसा डाल रहा है तो बताओ पर्क बनेगा नहीं बनेगा? बोलो, परक्विजिट बनेगा ना। तभी तो ये किसमें लिखा है? 17 में लिखा, बिकॉज इट इज पर्क। तो पर्क में लिखना पड़ेगा। यानी ताई ने एक बड़ी खतरनाक बात कर दी है अभी अमीरों के लिए। ताई ने बोला अगर किसी की कंपनी अपने एम्प्लॉय के लिए प्रोविडेंट फंड में ही मजा दे रही है कि भाई मैं आरपीएफ में पैसा डाल रहा हूं तो कंपनी भी क्या कर रही है? आरपीएफ में पैसा डाल रही है। मैं एनपीएस में पैसा डाल रहा हूं तो कंपनी भी किसमें पैसा डाल रही है? एनपीएस में। और मैं सुपर एन्युएशन फंड में पैसा डाल रहा हूं तो कंपनी भी किसमें डाल रही है? सुपर एन्युएशन फंड में। तो तीनों के तीनों मेरे लिए क्या बने? बोलो, परक्विजिट बने। तो ताई ने बोला कितने पर्क टैक्सेबल हो जाएंगे? तीनों को ऐड करो, आरपीएफ प्लस एनपीएस प्लस सुपर एन्युएशन फंड, इन तीनों को ऐड करके इसमें से घटा दो लिमिट कितनी? 7.5 लाख। जितना भी अमाउंट बचेगा ये क्या हो जाएगा? ये टैक्स। वो सिर्फ इसका है, आरपीएफ का अलग से है ना, ना उसी में अलग से। यानी कि आरपीएफ के दो ट्रीटमेंट हो गए। अभी सुनो तो वही कराऊंगा, क्वेश्चन कराऊंगा इसलिए ना। आरपीएफ में दो ट्रीटमेंट हो गए, बताओ कैसे? एक आरपीएफ का ट्रीटमेंट हुआ कहां पर? आरपीएफ के खाते में, यानी आरपीएफ के सेक्शन में, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। नहीं, पूरे 60 लेंगे, एक पूरे एक लेंगे। हाँ, तो 10 पहला सेक्शन क्या लगेगा आरपीएफ में? सेक्शन 10 सबसेक्शन 12। इसके हिसाब से वही करना है, 9.5 है ना, माफ करना है। और इसी के साथ उसी अमाउंट को कहां डालना है? कहां डालना है? 17,260 में। कहां डालना है बाबू? 17,260 में। यानी कि आरपीएफ का डबल ट्रीटमेंट है, डबल मजा। आरपीएफ का पहला मजा सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में, फिर आरपीएफ का दूसरा मजा 17,260 में। ताई ने बोला दो अलग सेक्शन है, दोनों अलग में पूरे पूरे अमाउंट को डील करूंगी। ठीक है, हाँ, बात समझ में आ गई? अब इसका क्वेश्चन करेंगे दोनों को मिला के तो मजा आएगा। इसलिए मैंने ये वाला पॉइंट परक्विजिट के साथ नहीं पढ़ा था, मैं किसके साथ पढ़ाता हूं? रिटायरमेंट बेनिफिट के साथ। समझ गए ना बात? राइट है, ये पर्क का हिस्सा, लेकिन हम पढ़ कहां रहे हैं? रिटायरमेंट बेनिफिट में। ठीक है, तो आईसीआई किताब में से था परक्विजिट्स के कॉलम में तुम्हें मिले, लेकिन हम इसमें क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि आरपीएफ के साथ जोड़ रखा है। यानी एक तीर से ताई ने दो टैक्सेबिलिटी कर दी, एक 10-2 के हिसाब से, 10-12 के हिसाब से निकालना, और एक 17,260 के हिसाब से निकाला। क्वेश्चन कैसे बनेंगे? जो लिखे हुए हैं। सबसे पहला बच्चा क्वेश्चन देखते हैं। बेसिक सैलरी तुम्हारी 20 लाख है, जिसमें 20,000 है, जिसमें से डिडक्शन होगी कितनी? 5,000 किसकी? एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन की। तो क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरी बेसिक सैलरी कितनी होगी? 25,000। बच्चा बस इसी ये छोटी छोटी रहते लंबी होती, ये गाना यहीं चलता है गाना। बच्चे को समझ में नहीं आता मेरी बेसिक कितनी है। बेसिक कितनी है? तो भाई मैं जब बेसिक डीए कमीशन बोनस अपना फॉर्मूला बनाऊंगा सैलरी का, तो बेसिक में गलती से 20 मत लिखाना, कितने लिखाना है? और अगर तुमने गलती से बेसिक में 20 लिख दिया, पूरा क्वेश्चन गलत, एचआरए गलत, आरएफए गलत, क्योंकि सब में क्या है? सब में सैलरी के मसालों में बेसिक तो
है ही। और बच्चा यही गलती करता है, सबसे बड़ी गलती यही करता है। बेसिक सैलरी 20 है, क्या लिखा है? पूरा क्वेश्चन गलत नहीं हो गया? 0 नंबर, सारे नंबर कट जाएंगे। क्यों? अब तुमने बेसिक गलत किया भाई, तुमने बेसिक गलत किया, फिर तुम कह रहे हो एचआरए निकालूंगा। एचआरए रिसीव हुए मान लो 2 लाख रुपए, फिर एचआरए के एग्जामिशन में वो नहीं निकालोगे 40% 50% ऑफ सैलरी, तो उसमें सैलरी गलत हो गई बेसिक। फिर आरएफ पे आ गया, मान लो आरएफ में गलत हो गया, है कि नहीं बात? और फिर रिडक्शन में आ गया, रिडक्शन में क्या 20% ऑफ बेसिक एंटरटेनमेंट अलाउंस, वो भी गलत हो। तो सारा तो तुमने गलत कर दिया क्वेश्चन। एक आधा नंबर मिल गया तो किसका मिल गया? अगर कोई और पर्क आ गया तो, जैसे एजुकेशन पर्क आ गया या मेडिकल अलाउंस आ गया तो मिल गया, वरना मिलने के चांसेस कम ही होते हैं। तो बेसिक बताओ कितनी होगी? 20 है 25? 25 होगी, होश में लिख कर लेना एग्जाम में। सेकंड में बताना बेसिक। हाँ, सेकंड में बेसिक कितनी हुई? 10,000। अब करते हैं भाई सबसे खतरनाक क्वेश्चन, है ना बाबू? क्वेश्चन नंबर 40। इसी से तुम्हारे, है ना, दिमाग में सारी बातें आ जाएंगी। पढ़ना जरा क्या लिखा है। सैलरी 90 लाख, हाँ सैलरी 90 लाख यानी बेसिक 90 लाख, और इंप्लॉयर का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 11 लाख। समझ आई बात? बस इतना ही लिखा होगा, इंप्लॉयर कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। ठीक है। अब मुझे बताओ, बच्चों को लगता है ये तो हल्की सी बात है। इंटरेस्ट की बात नहीं कर रहे, सिर्फ कंट्रीब्यूशन बता दो बस। इंटरेस्ट की क्वेश्चन साइलेंट है तो अभी हम कुछ नहीं कर रहे ना, रुक तो जाओ। बेसिक कितनी है? 90 लाख लिखूंगा। फिर डीए, कमीशन, बोनस कुछ भी नहीं है। फॉर्मेट में आऊंगा तो फिर देखो, फॉर्मेट में मैंने तुम्हें 2 चीजें लिखवा रखी है। क्या? कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ। याद आया फॉर्मेट में? तो फॉर्मेट के हिसाब से यहां क्या आएगा? कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। अब बताओ, कंपनी का जो कंट्रीब्यूशन है आरपीएफ में, उसे कहां निकालना चाहिए? सैलरी का पहला पेज निकालो जहां मैंने तुम्हें वो बनाया था फॉर्मेट, याद आया? बेसिक, डीए, डीपी, कमीशन, बोनस, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ और इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ, ये 2 कॉलम थे। तो फॉर्मेट याद करने से ये पता रहता है कि फॉर्मेट में ये पॉइंट बनाने हैं। अगर नहीं है तो नील लिख देंगे, है तो कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग नोट 1 में निकालूंगा। तो वर्किंग नोट 1 में मुझे बताओ, कंपनी का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ तुम्हारे हिसाब से कितना टैक्सेबल होना चाहिए? थोड़ी अकल लगाओ, कितना माफ होता है? कैसे निकालूंगा? अगर 12% माफ है तो इस क्वेश्चन में परसेंटेज तो दी नहीं। परसेंटेज दी होती कि भैया कंपनी का कंट्रीब्यूशन जो आरपीएफ में 11 लाख है, ये 15% के बराबर है, तो मैं क्या करता कि भाई 15% इतना है, 12% माफ हो तो 3% कितना। मजेदार बात यह कि मुझे ये पता ही नहीं कि ये 12 है कि नहीं है। अच्छा, अगर मुझे पता नहीं है कि ये 12 से ऊपर है, 12 से नीचे, तो क्या मैं निकाल नहीं सकता? निकाल सकता हूं ना। कैसे निकालूंगा? तो भाई तुम चाहो तो वर्किंग नोट नंबर 1 में रट्टेबाज बच्चे स्टेप 1 स्टेप 2 से याद कर सकते हैं। पहले मैं ले रहा हूं स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में मैं चेक कर रहा हूं कि कंपनी ने कंट्रीब्यूट कितना किया। तो बताओ, कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है? 11 लाख। अगर ये 12 लाख, अगर ये 12% से ऊपर होगा तो जितना बैलेंस है वो टैक्सेबल, और अगर ये 12% से नीचे होगा तो फिर क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। इसलिए इसमें से मुझे क्या माइनस करना पड़ेगा? लेस। उसे मैं नाम देता हूं स्टेप नंबर 2। तो स्टेप नंबर 2 में क्या लिखूं? 12% ऑफ सैलरी। क्योंकि लेस क्यों कर रहा हूं? क्योंकि 12% ऑफ सैलरी क्या होता है? एग्जेम्प्ट होता है, इसे तो घटा रहा हूं। तो मेरे को टोटल कंट्रीब्यूशन मैंने किया 11 लाख का, जिसमें से 12% ऑफ सैलरी ताई ने सेक्शन 10 सबसेक्शन 12, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 में 12% लिख के माफ कर रखा है। तो मैं 12% की वैल्यू निकाल लेता हूं।
जैसे जैसे HRM में करते थे ना, बस वैसे कर दो। HRM में 40% 50% होती थी बात, यहाँ कितनी है 12% है। 12% ऑफ बेसिक प्लस DA परसेंटेज प्लस कमीशन परसेंटेज, दैट इज 12% ऑफ बेसिक कितना है बाबू 90 लाख प्लस DA कितना है नील, कमीशन कितना है नील, कितना आ गया 10,80,000 ये आ गया। इसका मतलब 11 लाख रुपए मैं प्रोविडेंट फंड में डाल देता हूं, जिसमें से ताई ने बोला 12% तुझे माफ कर देंगे, तो टैक्सेबल कितना हो गया मात्र 20,000 रुपए टैक्सेबल। अच्छा अगर ये अमाउंट नेगेटिव चला जाता तो मान लो 12% ऑफ सैलरी आती 11.5 लाख, तो नेगेटिव का मतलब कभी भी उल्टा ताई से ले मत लेना। नेगेटिव सैलरी हेड में नेगेटिव मतलब नील, बोलो सैलरी हेड में नेगेटिव मतलब नील, तो मैं नील कर देता। यहां कितने लिख दूं बाबू 20,000। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। गलत जवाब। एक ऐसी बात जो क्वेश्चन में कहेगा नहीं पर बच्चे गलत कर देते हैं, है ना, और वो है अंधेरा, जिसे मैं नाम देता हूं अंधेरी में। अंधेरे बच्चे को होश ही नहीं कि बच्चा क्या कर रहा है। एक चीज जो तुमने अलग से पढ़ी थी वो किस कॉलम में पढ़ी थी, हाँ, इसे मैं नाम देता हूं भाई अंधेरा पर्क। ये तुम्हें एग्जाम में कोई बताने नहीं आएगा, ये तुम्हें खुद ही लगाना है। अंधेरा पर्क सेक्शन 17(2)(7। अंधेरा पर्क क्या बोलता है कि तुम्हें पता हो ना पता हो, पर एक ऐसा पर्क है जिसमें 3 चीजों को जोड़कर 7.5 लाख माफ किए जाते हैं। वो 3 चीज कौन है, प्लस प्लस, हाँ, तो यहां वही तो कहा, एक वही तो बताऊं 2 जगह काउंट हो गए। हाँ, क्योंकि ताई ने 2 अलग अलग लॉ बनाए हैं इसके लिए। अब लड़ नहीं सकते ना ताई से। RPF बोलो 11 लाख, ठीक है। NPS बोलो, SAF बोलो, और इन तीनों में से कितनी माफ कर दो, क्योंकि अंधेरा पर्क बोलता 7.5 तक माफ। बचा कितना 3.5 लाख भी टैक्सेबल होंगे। समझ गए बात। तो बच्चा एग्जाम में ये गलती करता है, ये तो आसान बात है, तो बीकॉम वाले बच्चे भी कर लेते हैं। इसमें यही क्या सर आपने बता दें स्टेप 1 PF का क्वेश्चन आएगा, स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 करके आ जाएंगे। गलती होती है इसमें, ठीक है। अब ये बताओ, मैंने तुम्हें इस क्वेश्चन में अभी तक कितने सेक्शन बता दिए 10, 12 कवर हो गया, प्लस 17(2)(7 कवर हो गया। एक सेक्शन और साथ साथ कवर कर लेते हैं, बताओ कौन सा। हमने 80C भी तो पढ़ा है, पढ़ा है नहीं पढ़ा। 80C क्या बोलता है, 80C ये बोलता है कि जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उसका सैलरी हेड में तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, जो मेरा कंट्रीब्यूशन है उसका सैलरी हेड में बोलो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, पर 80C में तो है। बताओ मेरा जब एम्प्लॉयर ने इतना कंट्रीब्यूट किया है तो मैंने कितना किया होगा, मैंने भी इतना ही किया होगा। तो एम्प्लॉय ऑल्सो कंट्रीब्यूट 11 लाख, ये बिल्कुल जेन्युइन एग्जामिशन है एग्जाम की। अब सुनो, मेरे कंट्रीब्यूशन का क्या किया तुमने, सैलरी हेड में कुछ भी नहीं, क्योंकि वो किसमें ऑलरेडी ऐड है, बेसिक में। भाई मेरा कंट्रीब्यूशन तो ऑलरेडी बेसिक में ऐड है, उसमें से तो करूंगा। तो मेरे कंट्रीब्यूशन का सैलरी हेड में कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, लेकिन ताई कह रही है पुरानी स्कीम फॉलो करेगा ना तो 80C में मजा ले लियो। तो हमने कहा ताई 80C में मजा दे दो। ताई ने कहा पहले पूरा तो कर क्वेश्चन। मैंने कहा ताई पूरा कर लेता हूं। GS कितनी आई, GS कितनी आई बाबू 93.70 लाख। इसमें से क्या दूंगा, किस सेक्शन के तहत, ना मुन्ना ना, पहले 16 तो दे दो। अरे निकम्मो पहले 16 तो दे दो, 16 मत भूल जाना भाई, पुरानी है तो क्या देना पड़ेगा। एंटरटेनमेंट अलाउंस है नहीं, प्रोफेशनल टैक्स है नहीं, तो बताओ इनकम अंडर द हेड सैलरी कितनी आ गई
93.20। अब इसमें ऐड कर दो, सैलरी हेड हो गया, फिर कौन सा हेड आता है, हाउस प्रॉपर्टी, फिर क्या आता है बाबू, पीजीबीपी, फिर कौन सा हेड आता है, फिर क्या आता है, ये तीनों नील है, नील है ना। टोटल इनकम कितनी आ गई, ओ सॉरी टोटल कर रहा हूं, जीटीआई कितनी आ गई, 93.2 लाख। इसमें से ओल्ड में क्या देता हूं मैं, रिडक्शन देता हूं, तो मैं लिखूंगा 80C से 80U तक की रिडक्शन में सिर्फ रिडक्शन 80C की मिलेगी। 80C की रिडक्शन कितनी मिलेगी, कैसे निकालूंगा, 11 लाख, कौन सा कंट्रीब्यूशन, मेरा कंट्रीब्यूशन, तो मैं लिखूंगा एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 11 लाख और 80C की मैक्सिमम लिमिट 1.5 लाख। क्या काम है इसमें से, अब मेरी टोटल इनकम कितनी आ गई, 91.7 लाख, ये हो गया भाई, समझ गए। ये बनेगा कंप्लीट क्वेश्चन। क्या क्या कवर किया हमने बाबू इसमें, एक तीर से 3 शिकार। क्वेश्चन की एक लाइन है, सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन भी नहीं है, आधी लाइन है। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट 11 लाख। भाई बेसिक डीए तो क्वेश्चन में देगा, अगर कायदे में देखा जाए तो इतना हिस्सा तो मेन क्वेश्चन का पार्ट होगा, इसके साथ तो डीए कमीशन अलाउंस पर भी देगा। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है ये, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन 11 लाख, इतने तो क्वेश्चन है। सिर्फ इतनी से लाइन लिखे होने से ये कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ 11 लाख, सिर्फ इतनी सी लाइन लिखी होने से देखो कितना कितना झोल हो गया। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय ने कंट्रीब्यूट किया तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूट किया अंधेरा पर, और क्योंकि मैंने कंट्रीब्यूट किया तो 80C, यानी कि 2 शब्द एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, 3 एडजस्टमेंट। पहली एडजस्टमेंट किसकी, सेक्शन 10(12), पहली एडजस्टमेंट 10(12) की, दूसरी एडजस्टमेंट 17(2)(7) की, और तीसरी एडजस्टमेंट तो 10(12) प्लस 17(2)(7) प्लस अगर ओल्ड का मजा ले रहा हूं तो 80C। समझ गए, नोट कर लिया। तो ये इसका वो था सॉल्यूशन, है ना। सेम है 90 की जगह क्या कर दिया मैंने, 1 करोड़, है ना। सेम तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं ना। तो अभी मैंने तुम्हें पढ़ाया क्या, आरपीएफ प्लस 80C प्लस 10(12). अगला क्वेश्चन करते हैं एनपीएस प्लस 17(2)(7), है ना, और 80C की जगह 80CCD। ठीक है, रिडक्शन वाली वीडियो देख ली, देख ली, वो देख लेना जरूर, मैंने लिंक भेज दिया था दोनों का। तो नेशनल पेंशन स्कीम, ये नेशनल पेंशन स्कीम आज जरूर देख लेना घर जाके, रिडक्शन वाली है ना, क्योंकि उसमें 80CCD है, 80CCD। ठीक है, अब सुनेंगे 80CCD क्या बोलता है। 80CCD कहता है किसके बारे में सर, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन एनपीएस में। किसमें, एनपीएस में। अगर मैं और मेरी कंपनी अगर एनपीएस में पैसा डाल रही है तो ये किस हेड की बात कर रहा है, सैलरी, और ये किसकी बात कर रहा है, अलग अलग चीज है ना। सैलरी में अमाउंट आएगा आउटर कॉलम में टैक्सेबिलिटी, डिडक्शन में क्या आएगा नीचे घटाना कितना है। तो 80CCD
पहला सेक्शन बना 80 CCD1। 80 CCD1 कहता है एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन। किसका कंट्रीब्यूशन? एम्प्लॉई का। मेरा कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस है ना। मेरा कंट्रीब्यूशन किसमें सर? एनपीएस में। तो ये हम अभी यहां पे पेंडिंग लिख देते हैं, वो मैंने तुम्हें है ना वीडियो का लिंक दे रखा है, तो उससे तुम समझ जाओगे कितनी लिमिट है। 80 CCD2 80 CCD2 कहता है कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस। ठीक है, यानी कि मेरे कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस की भी रिडक्शन मिलती है और कंपनी के कंट्रीब्यूशन के एनपीएस की भी रिडक्शन मुझे मिलती है। यहां कितनी रिडक्शन लिखी है? कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लेस। ठीक है, इसकी मुझे क्या मिल जाएगी? डिडक्शन मिल जाएगी। अब देखो इसका मतलब क्या है, अब एनपीएस पे फोकस करो। एनपीएस में कंट्रीब्यूशन डाला किसने? मेरा कंट्रीब्यूशन और कंपनी का कंट्रीब्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो मेरा कंट्रीब्यूशन तो किसमें से जाएगा? मेरा कंट्रीब्यूशन किसमें से जाएगा? मेरी बेसिक में से जाएगा। तो मेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा क्या होगा? एग्जाम्प्ट, यानी कि नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो किसमें से गया है? कंपनी का कंट्रीब्यूशन क्या होगा? ये टैक्सेबल होगा। बिल्कुल किसकी तरह? बिल्कुल अलग से टैक्सेबल होगा, जैसे हमने क्या किया था, प्रोविडेंट फंड। और ये अंधेरे पर्क में ऑटोमेटिकली ऐड होगा ही होगा। अंधेरा पर्क, बात समझ में आ गई? बिल्कुल प्रोविडेंट, किसकी तरह ट्रीटमेंट है? सेम एज आरपीएफ जैसे अभी किया है ना, राइट। बात समझ में आ गई? अब इसका क्वेश्चन देखते हैं, तभी मजा आएगा। इसका क्वेश्चन देखते हैं तभी मजा आएगा। लिखो, बेसिक सैलरी 1 करोड़। एनपीएस में ये भी तो होगा, मैं कितना डाल रहा हूं, मेरी कंपनी कितना डाल रही है, आरपीएफ की तरह। हाँ 10-12 की तरह। वो अप्लाई नहीं होगा कि वो 10-12 का अप्लाई होता है जब आरपीएफ हो। ये एनपीएस है, उसकी तरह होगा पर वो अप्लाई नहीं होगा, है ना। उसकी तरह ही करना है, पर यहां पे कोई लिमिट नहीं है 12% की, ऐसी कोई लिमिट नहीं है ना। फिर 17/2/7 अंधेरे में तीर चलाना है। और फिर अगर पुरानी स्कीम में मजा ले रहा हूं तो डिडक्शन की ट्रीटमेंट करनी है। आरपीएफ के रिडक्शन की ट्रीटमेंट थी 80C में, एनपीएस की रिडक्शन की ट्रीटमेंट है 80 CCD1 और 80 CCD2 में। क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो बाबू लोग। बेसिक एक कलोल एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट 10% ऑफ बेसिक इन एनपीएस। इस बार क्वेश्चन कह रहा है आरपीएफ छोड़ो, एनपीएस में करेंगे काम। छोटी चीज और लिखवा देता हूं, मेडिकल अलाउंसेस 1000 रुपए पर मंथ। अब तुम्हें क्वेश्चन में लिखा होगा कैलकुलेट, है ना, नेट सैलरी या नेट इनकम निकाल दो, एनटीआई, या कैलकुलेट एनटीआई को बोलते हैं टोटल इनकम। करो,
ना 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 ऐसे मत बताओ यार, पूरा बताओ मुझे टोटल इनकम कितनी है। 1,62,00,000, बाकी बच्चों को करने दो, चलो। पक्का कुछ झोल करा होगा तुमने, सब विश्वास नहीं कर रहे तुम अपने आप पे। 80cc एक टोटल इनकम, एक तो टोटल इनकम तुम निकाल ही नहीं सकते, बताओ क्यों? क्योंकि ये पढ़ा नहीं है ना अभी। ये कहो कि टोटल इनकम लिख देते हैं, इसका अमाउंट की रिडक्शन मुझे नहीं पता अभी, क्योंकि अभी पढ़ी नहीं है ना। हाँ चलो मुझे बता दो, नेट सैलरी बता दो। ग्रॉस सैलरी, चलो बाकी बच्चों को निकालने दो। गलत आ रही है, गलत है। हाँ कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो। नेट सैलरी आनी चाहिए 1,12,02,000। 1,12,62,000 ग्रॉस सैलरी आनी चाहिए। 1,12,62,000। वो तो आरपीएफ है, एनपीएस में नहीं है वो। नहीं 12% नहीं करना, उसकी तरह ट्रीटमेंट करने का मतलब है उसकी तरह ही अलग से पर्क मानेंगे। करें अब करें सॉल्व। बिल्कुल जैसे पहले वाला क्वेश्चन किया ना, बिल्कुल वैसे ही करना, बस नाम बदल दिया, आरपीएफ की जगह एनपीएस, और 12% जैसी कोई एग्जामिशन नहीं दी है। यानी इसका भी डबल ट्रीटमेंट है, एनपीएस का भी डबल ट्रीटमेंट है। बेसिक सैलरी कितनी है? है ना? डीए, कमीशन, बोनस, आरपीएफ कुछ है ही नहीं। अलाउंसेस कितने आ गए? 12,000। फिर आया पर्क का कॉलम। अब पर्क के कॉलम में सबसे पहली खतरनाक चीज आती है, जो कंपनी मेरे लिए कर रही है वो सब मेरा पर्क है। तो मेरी कंपनी मेरे लिए एनपीएस में कितना डालती है? 10 लाख। तो यहां देखो एक मिनट रुक जाओ ना, अब देखो तो इधर कंट्रीब्यूशन किया एनपीएस में, इधर ध्यान दो, कंट्रीब्यूशन किया एनपीएस में। एनपीएस में मेरे कंट्रीब्यूशन में क्या होगा? आरपीएफ में क्या होता था? आरपीएफ में नॉट टैक्सेबल, यहां भी नॉट टैक्सेबल, क्योंकि वो कहां से गया है? क्योंकि वो बेसिक में से ही तो गया है। तो जो आरपीएफ में किया वो यहां किया। कंपनी के एनपीएस के कंट्रीब्यूशन में कंपनी ने कितना डाला? कंपनी ने डाला 10 लाख रुपए। जो कंपनी ने 10 लाख रुपए डाले, मैं आरपीएफ में क्या करता था? 12 तक छोड़ देता था, लेकिन यहां कुछ नहीं छोड़ना, क्योंकि यहां पर एनपीएस में लिखा ही नहीं, तो पूरा टैक्सेबल करना पड़ेगा। तो आरपीएफ में मैं 12% को घटा दिया करता था स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 कर, क्योंकि मुझे 10-12 ये बोलता था, सेक्शन 10 सबसेक्शन 12 ये बोलता था। पर एनपीएस का कोई अलग से सेक्शन नहीं है। अगर कोई अलग से सेक्शन नहीं है और मेरी कंपनी मेरे लिए पैसे डाल रही है, तो मेरा 100% पर्क हो गया नहीं हो गया? तो क्या लिखूंगा पर्क के कॉलम में? पहला पर्क एम्प्लॉयर, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस कितना? 10 लाख। बात समझ में आ गई? बोलो जमती है बात? अब दूसरा क्या करूंगा? अंधेरा पर्क। अंधेरे में क्या लिखा था? 17,2,7। 17,2,7 तो अलग से लेना ही लेना है, 7 है। बोलो 17,2,7 कहता है आरपीएफ प्लस एनपीएस प्लस एसएएफ माइनस 7.5 लाख।
इस क्वेश्चन में आरपीएफ में कितना कंट्रीब्यूट है, कंपनी कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन नील, एनपीएस में कितना है 10 लाख 10 लाख प्लस एसएफ में कितना है नील, तो आउटर कॉलम में कितना आ गया 2.5 लाख आ गया। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, यहीं पे मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें एग्जाम में गलती ना हो। जब सैलरी क्वेश्चन में यहां निकालूंगा कि कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस, तो याद रखना यही कंट्रीब्यूशन किसके लिए एलिजिबल है, एलिजिबल फॉर 80 CCD 2, यही 80 CCD 2 के लिए भी एलिजिबल है। बच्चा यही गलती करता है। और जो मेरा कंट्रीब्यूशन है एनपीएस में वो सैलरी हेड में तो लिखा नहीं है, पर जो मेरा कंट्रीब्यूशन है वो किसके लिए एलिजिबल है 80 CCD 1, वो रिडक्शन के चैप्टर में पढ़ेंगे ना। तो 80 CCD 2 तो आसान है, कैसे निकालेंगे, डिडक्शन क्या मिलेगी, हाँ कंपनी का कंट्रीब्यूशन और 10% ऑफ सैलरी, सैलरी वही है, सैलरी में यहाँ बेसिक लेना है अभी, है ना। ठीक है, वो भी नीचे लिखेंगे ना, अभी लिखेंगे। अब ये बताओ और कुछ तो है नहीं, बताओ ग्रॉस सैलरी कितनी आ गई, 1,12,62,000, इसका डिफरेंस आ रहा था तुम्हारा, है ना, कि बच्चा एग्जाम में ये भूल जाता है। अच्छा 12 एग्जाम कर दिया था, पर 12 एग्जामिनेशन किसको देनी है 12%, सिर्फ आरपीएफ को देनी है, एनपीएस को नहीं देनी। फिर मैं दूंगा डिडक्शन ऑफ सेक्शन 16। अब क्योंकि मुझे 80 CCD का मजा देना है तो मुझे पुरानी स्कीम को फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए पुरानी स्कीम में स्टैंडर्ड कितनी मिलती है, प्रोफेशनल टैक्स नील और एंटरटेनमेंट अलाउंस नील। तो मेरी नेट सैलरी कितनी आ गई 12,000, ये आ गया इतना। इसके बाद ये मेरी सैलरी की इनकम हो गई। अब सैलरी के बाद क्या आता है, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील, ये भी नील। तो ये मेरा क्या आ जाएगा जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। बताओ ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ गई, सेम 12,000। अब इसमें क्या लेस करूंगा, डिडक्शंस। 80C तो है नहीं इसमें, क्योंकि 80C तो आरपीएफ में मिलती थी। अब मुझे क्या देना पड़ेगा 80 CCD 1, 80 CCD 1 अभी क्या लिखा है हमने, पेंडिंग, है ना, ग्रुप पे भेज दी थी, है ना। 80 CCD 2 निकालना है। अब 80 CCD 2 कैसे निकालूं, 80 CCD 2 एग्जामिशन क्या थी, कंपनी का कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन बाय कंपनी, कितना कंट्रीब्यूट किया कंपनी ने, और 10% ऑफ बेसिक और डीए। इत्तेफाक से यहाँ पे 10% ऑफ सैलरी कितने, 1 करोड़। इत्तेफाक से यहाँ कितना आ रहा है 10 लाख, विच एवर इज लेस, लेस कितना आया 10 लाख। ये इत्तेफाक से यहाँ पे 10 लाख हो रहा है। हो सकता है कि वहां पे बेसिक कितनी हो जाए, ज्यादा भी हो सकती है, या डीए कमीशन मिला के अमाउंट ज्यादा भी आ सकता है। तो फिलहाल यहां तो सिर्फ बेसिक का है, तो यहां कितने लिख दूं 10 लाख। अब मेरी टोटल इनकम आंसर कितना आ गया 1,02,12,000। हाँ, लेकिन यहां लिखेंगे नहीं क्योंकि अभी क्या है ना, राइट। ये डिडक्शन वाले चैप्टर में वीडियो भेजे ना, उसमें बस 2 लिमिट है, सिंपल कंट्रीब्यूशन और उससे पता लग जाएगी बात, समझ में आ गई बात। तो सैलरी का क्वेश्चन अगर आएगा भाई एग्जाम में, तो इसलिए साथ में क्या लेके आएगा, डिडक्शन लेके आएगा, क्योंकि वहीं तो गलती के चांस हैं। तो सैलरी का अगर क्वेश्चन आ रहा है एग्जाम में तो यकीन कर लो डिडक्शन साथ लेके आएगा, खासकर 80C और 80 CCD, ठीक है। इसलिए सैलरी के साथ मैं क्या रिकमेंड करता हूं कि डिडक्शन का वो ये 2 सेक्शन में क्या कर लेने चाहिए, पढ़ लेने चाहिए। बात समझ में आ गई। अब ये तो हो गया, हमने 2 हिस्सों में पढ़ लिया। क्या क्या पढ़ लिया नालायक को 2 हिस्से में,
कि आरपीएफ अलग पढ़ लिया और एनपीएस अलग पढ़ लिया। मजा कब आएगा? मजा आएगा जब क्वेश्चन बने 10 12 प्लस 17 2 7 प्लस 80C प्लस एनपीएस, तब तो मजा भी आए। ये तो छोटी बात है, कितने सेक्शन मर्ज हुए? 1 2 3 4 5 6 और प्लस अगर साथ में आ जाए टैक्स लायबिलिटी। क्वेश्चन ये भी कह दे ऑल्सो कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी, है ना, राइट। तो 6 या 7 सेक्शन में अगर क्वेश्चन बनता है तो मजा आता है एग्जाम में, तभी तो पता लगता है सी का एग्जाम देने, तभी तो बच्चा लुढ़केगा। तो ये तो भी 6 7 हैं, फाइनल में जब पढ़ोगे तो कम से कम 15 20 सेक्शन एक साथ मर्ज हो जाते हैं, तो उनको एक साथ पढ़ना पड़ता है। जैसे तुम एक साथ लिखवा रहा हूं, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। अब घबराने का नहीं, अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखो लिखो सैलरी बेसिक 50 लाख, बोनस 1 लाख, एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय बोथ कंट्रीब्यूट, कोई बात नहीं, 7 बोथ कंट्रीब्यूट 7 लाख इन आरपीएफ, बोथ कंट्रीब्यूट 5 लाख इन एनपीएस। सुन तो लो, पहले इतना निकाल लो, कैलकुलेट टोटल इनकम। कोई बात नहीं, तभी तो मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। एक तीर से 5 शिकार। टैक्स लायबिलिटी मत निकालो, चलो ब्रेकअप पार्टी की कोई जरूरत नहीं है। एक तीर से 5 शिकार का मजा तो लिया जा सकता है। 80CCD1 तो करना नहीं है ना, करो भाई, गड़बड़ मत कर देना। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से 5 मिनट ले लो, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो दोस्तों शुरू करें, चलो सर, है ना। बेसिक बोलो, बेसिक 50 लाख लिख दी। डीए नील, कमीशन नील, बोनस। अगला ही मेरे फॉर्मेट में जो मैंने बनवाया तुम्हें फॉर्मेट, उसमें आता है कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन, तो निकाल सकते हो कंपनी कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। स्टेप 1 स्टेप 2, आरपीएफ में हमेशा स्टेप नंबर 1 और स्टेप नंबर 2 लगाओ। स्टेप नंबर 1 माइनस स्टेप नंबर 2 12% ऑफ सैलरी। बताओ स्टेप नंबर 1 में क्या लिखूंगा? कंपनी का कंट्रीब्यूशन। कंपनी का कंट्रीब्यूशन कितना है बोलो? 7 लाख। बोलो भैया निकम्मो, 7 लाख। 12% ऑफ सैलरी कितना आया? 12% ऑफ बेसिक प्लस डीए परसेंटेज प्लस कितना आ गया? 6 लाख, क्योंकि बेसिक कितनी है बोलो? अरे बात मत करो। 7 में से 6 गई, कितना बचा? 1 लाख आ गया आंसर। कहां लिख दूं? 1 लाख। ये अभी नॉट एप्लीकेबल है ना, मतलब क्वेश्चन में इसके बारे में इंफॉर्मेशन है ही नहीं। इंफॉर्मेशन होती तो क्या करता? 2 कॉलम बनाता। इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन 9.5 से ऊपर टैक्सेबल दीदी, और इंटरेस्ट ऑन माय कंट्रीब्यूशन छोटा और बड़ा, छोटा एम्प्लॉय और बड़ा एम्प्लॉय, वैसे क्वेश्चन करता। पर्क में आओ, पर्क में क्या लिखूं पहले? हाँ पहले लिखो
कंपनी का कंट्रीब्यूशन कहां पर, एनपीएस, कितने रुपए, 5 लाख। और यही किसके लिए एलिजिबल है, 80CCD 2 के लिए एलिजिबल है। ठीक है, ये आ गया। फिर क्या लिखूं, सेक्शन 17(2)(7) आरपीएफ में कंपनी कंट्रीब्यूशन, कंपनी का कंट्रीब्यूशन प्लस एनपीएस में कंपनी कंट्रीब्यूशन प्लस सुपर एन्युएशन फंड में कंपनी कंट्रीब्यूशन, तीनों को ऐड करके माइनस 7.5 लाख। आरपीएफ में कितना दिया, 7 लाख। एनपीएस में कितना दिया, एसएफ में कितना है, 7.5 घटा दो, कितना बचा, 4.5 लाख। भाई देख लेना और कुछ चीज तो नहीं छूट गई, पक्का लॉक कर दिया, घबराने वाली बात तो नहीं है कोई। है ना। अब सबका टोटल कर दूंगा तो क्या होगा, जीएस कितनी आ गई, 61.50 लाख। इसमें से स्टैंडर्ड दे देता हूं, क्योंकि मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि मैं इसको किसका मजा देना चाहता हूं। तो सेक्शन 16 में कितना घटा दूं, नेट सैलरी कितनी आ गई, ठीक है। अब बाकी हेड नील है, तो हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स, ये सारे हेड नील हैं। अगर ये सारे के सारे हेड नील हो गए तो मेरी जीटीआई कितनी आ गई, 61 लाख। अब 61 लाख में मुझे किस किस की रिडक्शन देनी है भैया, बोलो। 80CCD 1 और 80CCD 2, तो लिख दो रिडक्शन। पहले दूंगा 80C, फिर दूंगा 80CCD 1, फिर दूंगा 80CCD 2, और ये मेरा फाइनल टोटल इनकम आ जाएगी। तो वर्किंग नोट नंबर 2 में जब जाऊंगा तो पहले मैं 80C में रिडक्शन दे रहा हूं, बताओ 80C में कितनी दूं, किसकी मिलेगी 80C में रिडक्शन, एम्प्लॉई के कंट्रीब्यूशन की इन रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो 80C में बोला जाएगा एम्प्लॉई का, एम्प्लॉयर का नहीं, एम्प्लॉई का कंट्रीब्यूशन इन आरपीएफ। बताओ मैंने कितना कंट्रीब्यूट किया, मेरा कंट्रीब्यूशन 7 लाख, और लिमिट कितनी है 80C की, क्या कम है बाबू, तो यहां मैं रिडक्शन के लिए एलिजिबल हो गया 1.5 लाख। 80CCD 1 पेंडिंग। अब 80CCD 2 ये भी वर्किंग नोट में निकाल लेते हैं। 80CCD 2 में किसकी रिडक्शन है, कंपनी की या मेरे, तो क्या लिखूंगा, कंपनी का कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस। निकालो कंपनी कंट्रीब्यूशन इन एनपीएस। पहला 10% ऑफ सैलरी कितना आ रहा है इत्तेफाक से, 5 लाख, और कंट्रीब्यूशन कितना हो रहा है, बेसिक प्लस डी, वो उसमें देख के बता दूंगा अभी, है ना। ये कितना आ रहा है, पर बेसिक डी तो है ही, कितना आ रहा है ये, बताओ क्या कम है इसमें से, तो 5 लाख ये आ गया, ठीक है। फिर ये मेरा आंसर आ जाएगा।
तो भाई ये क्वेश्चन था तुम्हारा 5 सेक्शन मिला के, जिसमें भी इंटरेस्ट नहीं दिया था। एक इंटरेस्ट के साथ करना है, हाँ वो भी देंगे। ठीक है, बोलो भाई समझ में आया क्वेश्चन? धमाका क्वेश्चन था, बिल्कुल धमाका क्वेश्चन। अब क्वेश्चन देखो एक ही लाइन का है, सीधा सीधा एक लाइन में लिखेगा, बोथ कंट्रीब्यूट इन आरपीएफ 50 लाख 7 लाख, बोथ कंट्रीब्यूट इन एनपीएस 5 लाख। समझ रहे हो? तो शब्द तो 4 ही हैं, बोथ कंट्रीब्यूट एनपीएस, बोथ कंट्रीब्यूट आरपीएफ। अब इन शब्दों के चक्कर में देखो क्या हुआ, 10-12 खुल गया ऑटोमेटिकली, 17-7 खुल गया, 80C ओपन हो गया, 80CCD1 ओपन हो गया, 80CCD2 ओपन हो गया, है ना? सिर्फ 2 शब्द से, बोथ कंट्रीब्यूट इन एनपीएस और बोथ कंट्रीब्यूट इन आरपीएफ, बस इन 2 शब्दों से बोथ कंट्रीब्यूट 5 सेक्शन ओपन हो जाते हैं। तो एग्जामिनर को देने में टाइम थोड़ी लग रहा, वो तो लिख देगा ही एंड हिज एम्प्लॉयर बोथ कंट्रीब्यूट एनपीएस 5 लाख, बोथ कंट्रीब्यूट आरपीएफ 7 लाख, बस खत्म। बच्चा इतना सब कुछ ध्यान रखेगा, 5 सेक्शन एक साथ एप्लीकेबल हो जाएंगे। इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो आसान, इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो कोई दिक्कत थोड़ी है। मेरा इंटरेस्ट कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट और कंपनी कंट्रीब्यूशन पे इंटरेस्ट अलग अलग क्या करूंगा, कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, तो सर ये जो क्वेश्चन है ये होमवर्क में करेंगे, इनकी वीडियो में अपलोड कर दूंगा, इनका मैंने सॉल्यूशन बना रखे हैं, तो घर पे करके वीडियो से करोगे तो टाइम बच जाएगा। ठीक है, इसमें भैया तुम्हारी अरदास इसमें पूरी है, इस क्वेश्चन में तुम्हारी अरदास पूरी हो जाएगी। 42 ये वाले, ये 1 2 3 ये नंबर गलती से गलत हो गया, कोई बात नहीं है ना, ये तो तुम्हें आसान लगेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या है, इसमें बताओ अगर ये है तो क्या होगा, ये है तो क्या होगा, और ये है तो क्या होगा। इसमें तुम्हारी अरदास पूरी हुई, कौन सी, ब्याज वाली। अब इसमें फिर हिंट बता देता हूं। अब देखो इसमें मुझे बताओ, इसमें लिखा है इंटरेस्ट ऑन बोथ 11% पर एनम इक्वल टू 22,000। समझे बात को, क्या मतलब हो इसका, एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन भी 3,000 है और एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी 3,000 है। ठीक है, और दोनों के कंट्रीब्यूशन पे ब्याज कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, दोनों का ब्याज कितना आ रहा है, 22,000। अच्छा, अगर दोनों का कंट्रीब्यूशन 3,000 है तो ब्याज भी दोनों को आधा आधा ही मिला होगा, क्योंकि ब्याज तो ऑब्वियसली बात है 11% बराबर ही मिल रहा है ना। ठीक है, पर दोनों का क्वेश्चन ने क्या किया, मर्ज करके दे दिया। अब सबसे पहले इंटरेस्ट पे चेक करते हैं, इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन क्या होता है, साढ़े 9 तक एग्जेम्प्ट होता है ना। और इंटरेस्ट ऑन एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन, अगर कंट्रीब्यूशन कितना है 2.5 लाख तक है तो 9.5 माफ होता है, यही होता है। तो मैं लिख देता हूं तुम्हारे लिए, एम्प्लॉयर पर ब्याज कितना माफ होता है, हाँ 9.5% माफ, 9.5 तक माफ। और अगर एम्प्लॉय की बात कर रहे हो, सुनना ध्यान से, एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं तो कंट्रीब्यूशन अगर 2.5 लाख रुपए तक है तो 9.5 माफ, और 2.5 लाख से ऊपर है तो फुल्ली टैक्सेबल। ये क्वेश्चन लिखा मिलेगा, नहीं वो क्वेश्चन अपने आप देगा, हम इसे गलत सही नहीं कह सकते। अब जितना भी क्वेश्चन दे दे, तो 7-8 हजार आना चाहिए ना, तो कोई बात नहीं, वो तो क्वेश्चन दे देगा तो हमें क्या करें, बुरा नहीं मान सकते ना। अब कितना होगा, फुल्ली टैक्सेबल। अब मुझे बताओ एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन 2.5 तक है या नहीं है, कितना है, 3,000 इंटू 12 महीने कितना हो गया, 36,000 तो है। तो 36,000 क्या है, 2.5 से कम है, और अगर 2.5 से कम है तो कितना माफ करना है, और मिल कितना रहा है, तो कितना ज्यादा मिल रहा है, तो आप कह सकते हो एक्स्ट्रा 1.5% टैक्सेबल। अब इसको निकालना कैसे, बचपन की यादें ताजा करके यूनिटरी मेथड से। बताओ अगर 11% 22,000 के बराबर है तो बाबू एक्स्ट्रा कितना
तो 1.5% कितना, तो 22,000 डिवाइड बाय 11 इंटू 1.5 कितना आ रहा है, करना जरा। 3,000 आपके क्या हो गए, 3,000 क्या हो गए बाबू, टैक्सेबल, खत्म बात, समझ गए। तो ऐसे करना है ना। तुम चाहो तो इसे अलग अलग भी कर सकते हो। क्या एजम्पशन लेकर कि इसमें से 11,000 किसका है, इसमें से 11,000 हो गया इंप्लॉयर का ब्याज और 11,000 किसका हो गया, इंप्लॉय का ब्याज। अब करके देख लो, सेम आएगा आंसर। क्यों, अगर 11% 11,000 के बराबर है, 11% ही है ना, अगर 11% 11,000 के बराबर तो 1.5% कितना, 1,500। ऐसी इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन यहां आएगा 9.5 तक माफ। अगर 11% 11,000 के बराबर है तो 1.5% कितना, 1,500, तो भी आंसर कितना आएगा, 3,000 आ जाएगा। मुद्दे की बात यह है, इसको मत भूल जाना गलती से भी, इंप्लॉय का कंट्रीब्यूशन का 2.5 अलग करना, उसके कंट्रीब्यूशन का 2.5 से ऊपर अलग करना। इत्तेफाक से यहां कंट्रीब्यूशन कितना है, 36, तो 36 कितना कम हुआ, 2.5 तक की हुआ। तो 2.5 तक है तो क्या होता है, 9.5 माफ, 9.5 से ऊपर टैक्सेबल, तो 9.5 माफ कर दूंगा, 9.5 से ऊपर टैक्सेबल कर दूंगा। अब इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, इस क्वेश्चन ने जानबूझकर तुम्हें डेटा अलग अलग नहीं दिया कि इंप्लॉयर के कंट्रीब्यूशन का ब्याज इतना, इंप्लॉय के कंट्रीब्यूशन का, अरे तो डेटा अलग देने की जरूरत क्या, अलग अलग कर लो ना तुम। अगर 11% दोनों का ब्याज 22 है तो इंप्लॉय का कितना हुआ 11 और इंप्लॉयर का कितना हुआ 11, क्योंकि प्रैक्टिकली परसेंटेज तो दोनों की सेम ही है और दोनों का कंट्रीब्यूशन भी सेम ही है। तो जब दोनों का कंट्रीब्यूशन सेम है तो दोनों की परसेंटेज में आंसर भी क्या आएगा, सेम ही तो आएगा। तो तुम अलग अलग करके कर लो चाहे, है ना। तो कंपनी का यहां कर देना, इंप्लॉय का यहां कर देना, तो भी आंसर सेम आएगा। बात समझ में आ गई, समझ गए भैया। अब इसको मैच कर लेंगे, अपलोड कर दूंगा आज वीडियो, तो इसके सॉल्यूशन को मैच कर लेंगे। बोलो ठीक है। जो मैंने तुम्हें बताई थी बात वो ये लिखी 80 CCD2 क्या लिखा है, कितने परसेंट रिडक्शन मिलेगी, 10% ऑफ सैलरी। और अगर वो इंप्लॉय सरकारी इंप्लॉय तो 10 की जगह कितना बढ़ा दिया 14, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय हो चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट, गलती से सेंट्रल आ गया, यहाँ सिर्फ गवर्नमेंट होता तो स्टेट और सेंट्रल दोनों, तो हम सेंट्रल के साथ स्टेट भी ऐड कर लेंगे। 10 की जगह कितनी एजम्पशन देता हूं मैं, डिडक्शन ऊपर कितनी दी 10% दी ना, इस 10% को कितने कर देना, अगर क्वेश्चन में इंप्लॉय कौन सा हो, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लॉय, सरकारी नौकरी कहीं मजे, डिडक्शन भी कितनी कर दी 10 से बढ़ाकर 14 कर दी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सॉल्व है, इसको भी होमवर्क में लिख लेंगे, ये क्वेश्चन सॉल्व है। बुक तो मिल जाएगी आज शायद, है ना। ठीक है, इसको भी करेंगे। देखो क्या इसमें भाई तुम्हारी अरदास पूरी जाएगी। इसमें देखो 80 C भी है, CCD भी है और CCD भी है ना। इस क्वेश्चन को करना आफ्टर डिडक्शन वीडियो, मुझे 2 वीडियो भेजी ना, उनको देखकर उसके बाद करना। क्या हाँ इसको, हाँ इसको 50 कर लेंगे ना। हाँ पर उसमें मिल जाएगी क्योंकि उसमें न्यू स्कीम में नहीं आ रहा। हाँ इसको अपडेट कर लेंगे क्योंकि अगर 50 देंगे तभी क्या होगा, तभी तो 80C मिलेगा, है ना। 50 देंगे तभी 80C और 80 CCD1 तभी मिलेगा जब क्या देंगे 50 देंगे। वो उसमें पढ़ लेंगे, उसमें कुछ एक फंड है बस उसके अलग से बना रखा है, पेंशन फंड, अटल पेंशन फंड में। ठीक है, तो 50 के कर लेंगे, इसे नोट्स में कर लेंगे 50 के, है ना। बताती बात समझ में आ गई। तो ये हमने क्या पढ़ा सर, बहुत ही खतरनाक बात पढ़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट। पूरी सैलरी में अगर कोई चीज समझने की और करने की वो यही है बस। रीजन क्या है इसको समझने करने का, देखो हमने HRA किया, HRA में आसानी से बीकॉम वाला बच्चा भी कर लेता है। क्यों, क्योंकि एक ही सेक्शन है, एक ही लिमिट है। RFA किया आसान है,
है ना। वर्क अलाउंस बिल्कुल आसान है, इसमें लोचक है, इसमें 6-6, 7-7 सेक्शन मिक्स हो रहे हैं एक साथ, है ना। ये देखो ना ये वाला क्वेश्चन, तो बच्चा जब इतने सेक्शन करता है ना तो उसके दिमाग में घबराहट हो जाती है। और कई बार है ना, कई टीचर, क्योंकि अब टीचर की वजह से नहीं, बच्चे की वजह से वो टीचर क्या करते हैं, पहले 5 हेड पढ़ा देंगे, तो आपको ये पढ़ा दिया, ये पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाएंगे साथ में, क्योंकि बच्चे क्या वो घबरा जाएगा। फिर जब हेड खत्म होने के बाद क्या आएगा, डिडक्शन कराएंगे, तो डिडक्शन में साथ में पढ़ा देंगे, तो उसको मगअप करना यानी कि उसको मर्ज करना क्या हो जाता है, एक मिनट रुक जाओ भाई, मुश्किल हो जाता है। लेकिन मुझे लगता है भाई मुश्किलों का सामना अभी कर लेंगे, है ना, तो डिडक्शन भी आसान लगेगी और क्वेश्चन भी आसान लगेगा। तो इस अब देखो ये पार्ट है कब का, अब तुम देखो तो ये पार्ट डिडक्शन का है, सीसीडी लिखा है ना, तो कहां पढ़ना चाहिए था इसे, लेकिन मैंने इसे कहां डाल रखा है, सैलरी के चैप्टर में डाल रखा है, समझ गए ना बात, राइट। इसलिए डाल रखा है कि तुम इसके साथ ही पढ़ लेना एनपीएस की बात, ठीक है ना, बात समझ में आई। तो क्या पढ़ लिया सर हमने, हाँ प्रोविडेंट फंड पढ़ लिया। एक आखिरी बात छोटी सी बस पढ़ा देता हूं फिर खत्म। ये जितनी भी बातें हमने पढ़ी है कब की पढ़ी है प्रोविडेंट फंड की, जब आप ड्यूरिंग द जॉब कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ड्यूरिंग द जॉब। आखिरी बात ऑन रिटायरमेंट, लिखो ऑन रिटायरमेंट, है ना। अगर रिटायरमेंट पे देखो तो एसपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट, ठीक है। रिटायरमेंट पे देखो तो आरपीएफ फुल्ली एग्जेम्प्ट, क्योंकि जिंदगी भर तुमने 12% टैक्स लिया है। लेकिन आरपीएफ की एग्जेम्पशन का कारण क्या है कि आरपीएफ को एग्जेम्प्ट करा देंगे, जब भी विड्रॉ करोगे आरपीएफ एग्जेम्प्ट हो जाएगा, लेकिन 3 शर्तें हैं। पहली शर्त, मतलब शर्त तो 2 ही है, पहली शर्त आरपीएफ से पैसा कब विड्रॉ कर रहे हो, 5 साल के बाद। यानी कि भैया तुम एम्प्लॉय हो, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय हो, तुम आरपीएफ में पैसा डालते हो, तुमने 5 साल तक पैसा डाला, तो 6ठे साल क्या कर लेना, विड्रॉ कर लेना। और जितना विड्रॉ करोगे सबके सब क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा। क्या होगा, एग्जेम्प्ट। इसका मतलब मुझे आरपीएफ में कितना वेट करना पड़ेगा, बोलो 5 साल। अब आती है बात, क्या 5 साल के अंदर अगर मैं विड्रॉ करूं तो क्या मुझे टैक्स देना पड़ेगा, तो ताई ने बोला देना पड़ेगा। अगर तुमने आरपीएफ से पैसा विड्रॉ कर लिया 5 साल के अंदर, 2 साल में, 3 साल में, 4 साल में, तो तुम्हें क्या देना पड़ेगा बाबू, टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन अगर 5 साल के अंदर विड्रॉ करोगे और इन 3 कारण की वजह से विड्रॉ करोगे तो फिर तुम्हें टैक्स देने की, तुम्हारा क्या होगा, टैक्स देने की जरूरत नहीं होगी, तुम्हें एग्जम्पशन मिलेगी। पहला, भाई एक इंसान इतना बीमार हो जाए कि जिंदा बचेगा तभी तो प्रोविडेंट फंड में पैसा डालेगा। तो ताई को कह रहा है, ताई मैं प्रोविडेंट फंड में 2 साल से पैसा डाला है, 2 साल के बाद ऐसी भयंकर बीमारी आ गई कि मुझे पैसा विड्रॉ करके इलाज कराना पड़ेगा, तो मर जाऊं क्या। तो ताई के दिल पे लगी बात, ताई ने कहा मरने बनाने का मतलब मुझे यार बहुत बुरा लगता है। ताई ने कहा चल ठीक है, 5 साल की लिमिट तेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी अगर तू बीमारी के लिए पैसा विड्रॉ कर रहा है, कहां से, आरपीएफ से। दूसरा, अगर वो कंपनी बंद हो जाए, भाई तुम एक कंपनी में जॉब कर रहे हो, 3 साल के बाद कंपनी बंद हो गई, जैसे कोरोना टाइम पे बहुत सारे बिजनेस बंद हो गए, तो इसमें एम्प्लॉय की गलती है। एम्प्लॉय तो कह रहा है और चलती तो मैं और डालता पीएफ में पैसे, कंपनी बंद होगी तो मैं क्या करूं, अब तो मुझे विड्रॉ मिलेगा नहीं मिलेगा, तो फिर वो टैक्सेबल नहीं है क्योंकि कंपनी ही बंद हो चुकी है। तीसरा, एक ऐसा कारण जो तुम ताई को खुद प्रूफ करोगे कि मेरे कंट्रोल से बाहर है, मुझे पैसा निकालना ही पड़ रहा है 2 साल के अंदर, जैसे कि शादी। मान लेगी ताई शादी में इतना पैसा खर्च होता, ताई क्या करूं, मेरे कंट्रोल से बाहर है, मुझे पीएफ से पैसा विड्रॉ करना पड़ा शादी करने के लिए, तो ताई शायद ना माने। तो ऐसे कैसे रीजन हो सकते हैं फिर जो बियॉन्ड कंट्रोल हो जाए, बोलो। जैसे एक रीजन कि मुझे देश छोड़ के जाना पड़ रहा है। अब तुमने 3-4 साल एक कंपनी में जॉब करी, तुम्हें देश छोड़ के जाना पड़ रहा है और वापस आने की कोई संभावना नहीं है। कंपनी कह रही है 5-10 साल के लिए तू कहां रही हो, वहीं रही है किसी भी कारण की वजह से, तो तुम कह रहे हो ताई ये मेरे बियॉन्ड कंट्रोल हो गई बात, है ना, तो मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को इसकी टैक्सेबिलिटी करानी नहीं चाहिए। तो ये मैटर ऑफ फैक्ट है, ताई शायद इस बात पे माने या ना माने। और डी पॉइंट इसमें ऐड कर लेंगे,
अगर तुमने प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला और कहां कंट्रीब्यूट किया, इन एनपीएस, तो तुम तय करो, तुम्हारी एक स्कीम से पैसा निकाल के तुम्हारी दूसरी स्कीम में पैसा डाला, तो टैक्स इस बात का, मैंने मजे थोड़ी ले लिए, पार्टी थोड़ी कर ली, आरपीएफ से निकाला कहां डाल दिया, तो भाई क्यों टैक्स ले रही हो? ने कहा चल ठीक है, एक फंड से दूसरे फंड में डालेगा तो 5 साल के अंदर टैक्स नहीं लगेगा, और 5 साल के बाद फुल मजे, 5 साल के बाद फुल मजे, फुल्ली क्या होगा, एग्जेम्प्ट। तो तुम्हें प्रोविडेंट फंड में कब तक पैसा जुटा के रखना है, 5 साल तक। एसपीएफ हो गया, आरपीएफ हो गया। रिटायरमेंट पे लिखो यूआरपीएफ, अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। अब समझना ध्यान से, होश में। अब रिटायरमेंट पे जब यूआरपीएफ से पैसा मिलेगा, क्या क्या मिलेगा, मेरा कंट्रीब्यूशन मुझे वापस मिलेगा, और मेरे कंट्रीब्यूशन पे क्या मिलेगा, और क्या मिलेगा भैया, कंपनी ने जो यूआरपीएफ में पैसा डाला वो भी तो मुझे ही मिलेगा, और जो कंपनी इस पे क्या कमा रही है, इंटरेस्ट ऑन, हाँ, कंपनीज कंट्रीब्यूशन, वो भी तो मेरी इनकम होगी। अब सुनना ध्यान से, मेरे कंट्रीब्यूशन का सैलरी जीवन भर क्या किया आपने, नहीं टैक्स लिया, क्योंकि वो बेसिक में ऐड था ना, तो बेसिक में मेरा कंट्रीब्यूशन हमेशा ऐड होता था, मैं बेसिक को पहले टैक्स कराता था और उसमें से क्या करता था, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालता था। तो जीवन भर आपने मेरे कंट्रीब्यूशन पर क्या लिया है, टैक्स, अब नहीं दूंगा, क्या कर दिया बाबू, एग्जाम। अब होश में सुनना, इंटरेस्ट ऑन माई कंट्रीब्यूशन, मेरे कंट्रीब्यूशन पर जो ब्याज मुझे मिल रहा है रिटायरमेंट के टाइम पर, बताओ वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा, क्यों, ना 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 ना, अरे नहीं नलायको, जीवन भर क्या हुआ था, जीवन भर क्या हुआ था, इंटरेस्ट। कहने का जिंदगी भर तूने मजे लिए, और मैंने तुझसे अनरिकॉग्नाइज्ड में होते हुए भी क्या नहीं लिया, तो जब तू विड्रॉ करेगा ना तब भरेगा टैक्स। कंपनी का कंट्रीब्यूशन जीवन भर क्या था, ये देखो, कंपनी का कंट्रीब्यूशन जीवन भर क्या था, एग्जाम था ना, तो ताई ने कहा अब जब तू विड्रॉ करेगा ना तब तू टैक्स भरेगा। और इंटरेस्ट ऑन कंपनीज कंट्रीब्यूशन जीवन भर क्या था, इंटरेस्ट ऑन कंपनी कंट्रीब्यूशन जीवन भर क्या था, एग्जाम था, तो तू अब टैक्स भरेगा। तो अनरिकॉग्नाइज को जिंदगी भर तो कोई दिक्कत नहीं दी, लेकिन बुढ़ापे में बहुत तकलीफ दी, तो उसे भी क्या कर दिया, टैक्सेबल। और एक खतरनाक बात जो ताई ने लिख दी, इंटरेस्ट ऑन माई कंट्रीब्यूशन, बच्चे क्या गलती करते हैं, सैलरी हेड में टैक्सेबल कर देते हैं, देवा देवा, इंटरेस्ट ऑन माई कंट्रीब्यूशन ताई ने रिटायरमेंट के टाइम पे जो मिल रहा है, क्योंकि वो मेरे कंट्रीब्यूशन पर ब्याज है, किसके कंट्रीब्यूशन ब्याज है, तो उस पर क्या किया, टैक्सेबल तो किया, पर कहां पे किया, अदर सोर्स में, हेड बदल दिया उसका। और इसका, ये तो कंपनी का कंट्रीब्यूशन है, तो कंपनी की वजह से मिल रहा है, तो क्या होगा, और ये भी किस हेड टैक्सेबल होगा, बोलो भाई, इतनी समझ में आ गई है ना। और एक आखिरी बात जो भाई बच्चे पूछे थे, भैया सर ये क्या आइटम है, पीपीएफ, ये क्या है, एक्चुअली में ये सैलरी हेड में मैंने लिख तो दिया, पर इसका सैलरी हेड से कोई लेना देना है नहीं। अब ये बताओ, जितना भी प्रोविडेंट फंड का मजा है वो किसको मजा है, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय को है ना। अब मैं तो एम्प्लॉय नहीं हूं, अब मैं ताई से कह रहा हूं, ताई जब मैं एम्प्लॉय नहीं हूं
तो जो नॉन एम्प्लॉय है ना, नॉन एम्प्लॉय है, वो तो आरपीएफ में पैसे डाल नहीं सकता, ना वो एसपीएफ में डाल सकता, ना ही वो आरपीएफ में, और ना ही वो यूआरपीएफ में। मैंने कहा मेरे लिए कौन बनाएगा फंड, मैं किस फंड में डालूं, मैं आरपीएफ में डाल नहीं सकता क्योंकि मैं एम्प्लॉय नहीं हूं। आरपीएफ में पैसे किसका डलता है? अब ताई के दिल पे लगी बात। ताई ने कहा बात तो सही है भाई, तू तो एम्प्लॉय नहीं है, तेरे लिए भी तो एक फंड बनाना चाहिए। तो जो उसके लिए फंड बनाया नॉन एम्प्लॉय के लिए, वो क्या बन गया? पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ। पीपीएफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड बन गया। अब पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बताओ मैं पैसा डालूंगा और मेरी कंपनी पैसे डालेगी? कंपनी डालेगी नहीं, क्योंकि कंपनी पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, आरपीएफ थोड़ी है। सिर्फ क्या होगा? सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन होगा, ठीक है। और जो मेरा कंट्रीब्यूशन मैं उसे कहीं से भी डालूं, है ना, क्या मिलेगी? बिल्कुल ताई ने वैसे रखा जैसे आरपीएफ में। आरपीएफ में मेरे कंट्रीब्यूशन की 80सी में रिडक्शन मिलती थी, ताई ने कहा चल 80सी में रिडक्शन ले ले। 80सी में रिडक्शन मिलेगी कितनी? मैक्सिमम। अब इसमें बताओ, इसमें क्या कंपनी का कंट्रीब्यूशन होगा? इसमें कंपनी कंट्रीब्यूशन होता ही नहीं, क्योंकि ये जनता के लिए, ये एम्प्लॉयर के लिए नहीं है। अगली बात, इस पे ब्याज आएगा बाबू, ब्याज आएगा। तो ताई ने बोला था आरपीएफ में ब्याज माफ करती हूं 9.5, और जो मोटे लोग, मोटे एम्प्लॉय होते हैं, वो क्या चले जाते हैं 250 ऊपर। ताई ने कहा एक छोटा सा तेरे को फायदा देती हूं, क्योंकि तेरे को एम्प्लॉयर नहीं है, ब्याज क्या हो जाएगा? फुल्ली एग्जेम्प्ट। एक वो बता रहा हूं, वही बात है, मजेदार बात। और फिर रिटायरमेंट पे क्या मिलेगा? मैच्योरिटी अमाउंट। ताई ने बोला मैच्योरिटी ऑन प्रोविडेंट फंड, जो आरपीएफ की मैच्योरिटी अमाउंट होगा ना, मैच्योरिटी ऑफ पब्लिक प्रोविडेंट फंड, वो भी क्या कर दूंगी? चलिए एग्जेम्प्ट कर दूंगी। अब सबसे खतरनाक बात ये हुई कि एक बंदा एम्प्लॉय है, कौन है? कह रहा है मैं आरपीएफ में तो पैसा डलवा रहा हूं, मजे आ रहे, पैसा डबल हो रहा है, पैसा डबल हो रहा, और ब्याज भी कितना माफ हो रहा है? 9.5 माफ हो रहा है ना। चलो ठीक है, अंधेरे पर्क में मुझे जोड़ देते हो कंट्रीब्यूशन आरपीएफ, वो कंपनी का जोड़ता है तो बात अलग है, वो भी तो पैसे डबल के अंदर ही आ रहा है। वो बंदा ये कह रहा है, होश में सुनना, वो बंदा ये कह रहा है मैं एम्प्लॉय हूं, मैं आरपीएफ में पैसा डालता हूं, मुझे बताओ मैं पीपीएफ में डालूं ना डालूं? बोलो, डाल सकते हैं, क्योंकि पब्लिक प्रोविडेंट फंड का नाम ही क्या है? पब्लिक। और तो पब्लिक में तुम एम्प्लॉय को कैसे एक्सक्लूड कर सकते हो? तो बना तो ये फंड था किसके लिए? नॉन एम्प्लॉय के लिए, पर क्योंकि नॉन एम्प्लॉय भी जनता में आती है, इसलिए नॉन एम्प्लॉय प्लस एम्प्लॉय, ये फंड दोनों के लिए खोल दिया गया। इसमें भाई ताई कह रही मैं क्या कर सकती हूं? पब्लिक प्रोविडेंट फंड मैंने बनाया उनके लिए था जो एम्प्लॉय नहीं है, पर एक एम्प्लॉय भी अगर पब्लिक प्रोविडेंट फंड में पैसा डाल रहा है और कह रहा है कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे इसमें कोई सहायता नहीं कर रहा, तो उसको कैसे रोक दूंगा? क्योंकि वो भी किसकी तरह ट्रीट किया जा रहा है? यहाँ पे नॉन एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जा रहा है। एम्प्लॉय होते हुए भी नॉन एम्प्लॉय की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि पीपीएफ में कंपनी कभी भी पैसा नहीं डालेगी। तो तुम एम्प्लॉय हो तो तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, पीपीएफ में भी पैसा डालो और आरपीएफ में भी पैसा डालो, ठीक है। तो पीपीएफ में भी मजा मिलेगा, ये भी एग्जाम्प्ट होगा और मैच्योरिटी भी एग्जाम्प्ट होगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, 1.5 लाख से ऊपर के दोनों की लिमिट होगी। अब तुम आरपीएफ में पैसा डाल रहे हो, यानी अगर तुम 80सी में मजा लोगे तो क्या होगा? 80सी क्या बोलता है? पीपीएफ प्लस आरपीएफ और 1.5 लाख, विच एवर इज 80सी की लिमिट कितनी है? 1.5। तो दोनों की जोड़ के तो 1.5 से ऊपर नहीं जा पाओगे। बात समझ में आ गई ना? राइट। ऐसा नहीं है पीपीएफ की 1.5 लिमिट है और आरपीएफ की 1.5 लिमिट है, ऐसा नहीं है मुन्ना। पीपीएफ हो, आरपीएफ हो और 80सी में और कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, सबकी टोटल लिमिट कितनी है? यानी इसलिए मैं मैक्सिमम लिमिट बोली 80सी की, ठीक है। बोलो भाई, फिर तो लोग लूट लेंगे ना ताई को पुरानी स्कीम में, कहेंगे पीपीएफ में भी 1.5 डालूंगा, आरपीएफ में भी 1.5 डालूंगा और एक दो जगह इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पे भी 1.5 डालूंगा।
तो टाई तो लुट जाएगी भाई। टाई ने बोला 1.5 मैक्सिमम लिमिट है, इससे ऊपर नहीं जाने। समझ गए? तो ये हमने क्या पढ़ लिया आज पूरा, बहुत ही खास खतरनाक क्लास थी आज की। पूरा का पूरा प्रोविडेंट फंड हमने पढ़ लिया विद 80C, 80CCD1 और 80CCD2। बस अब तुम्हें होमवर्क में क्या देखना है, वो लेक्चर देखना है, 4 क्वेश्चन वाला लेक्चर देखना है, आंसर मैच कर देना उसको, और वो जो मैंने रिडक्शन के लेक्चर दिए तुम्हें वो ढंग से देख लेने, उसमें तुम्हें 80CCD1 का पता लग जाएगा। चलो भाई, टाटा बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।